स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे सहयोगी मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ रहे हैं। और आज से जो है ट्रंप के जो टैरिफ बॉम्ब है वो फुट चुकी है। 1 अगस्त की जो है डेडलाइन थी और अब देखें कि भारत पे जो है 25% का टैरिफ लगने वाला है। हालांकि हमारे नेबर्स को थोड़ा सा छूट जरूर मिला है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, पर उस पर हम बाद में आएंगे। ऑफकोर्स बाजार की कल अच्छी रिकवरी देखने मिली थी, बट लास्ट हाफ एन आवर में वॉलेटिलिटी देखने मिली और जो मेजर इंडेसेस है वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिला है। कुछ ट्रम्प की कमेंट्री अभी भी चल रही है, नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी? क्या ट्रेड लाइट रखें या 2 या 3 दिन और दें जिस तरह डाइजेस्ट हो ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज? उस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी और ये शो पूरा एक्शन पैक रहेगा जहाँ पे हम गेस्ट को लाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो रहेगा और अर्निंग्स जहाँ पे फंडामेंटल्स पे बाजार पे फोकस पूरी तरह रहेगी। लेकिन चलिए बाजार के बड़े संकेत उस पर भी नज़र डाल देते हैं। ट्रम्प का जो टैरिफ है आज से लागू होने वाला है। भारत पे 25% की जो है टैरिफ लगने वाली है। कुछ इकोनॉमीज में जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। कनाडा का लगभग 35% कर दिया, यूके का सिर्फ और सिर्फ 10% किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मेजर इकोनॉमी के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है। चाइना से जो है कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है और एक्सटेंशंस भी देखने मिल सकते हैं। तो ट्रम्प के राज्य में कुछ फाइनल नहीं होता। वहीं हम बात करें डाउ जोन्स की तो यहाँ पे 330 अंक फिसल गया है और एक टाइप से प्रेशर आ रहा है कि सितंबर में रेट कट जो है वो शायद नहीं हो। तो उसके कारण जो है अहेड ऑफ जॉब्स डेटा और इम्पॉर्टेंट बिग टेक अर्निंग जैसे कि एप्पल और अमेजन जो है ग्लोबल मार्केट्स में जो है आप देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। ये यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी भी देखे कमज़ोर संकेत आ रहे हैं, 150 अंक नीचे जो है खुलने की जो है एक्सपेक्टेशंस है और एशियन मार्केट्स भी जो है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। अगर अर्निंग्स की बात करें तो कोल इंडिया, आयशर मोटर्स के नतीजे अनुमान के मुताबिक है। और चीज़ बता दें कि अब निफ्टी के अर्निंग्स जो है उतने वीक नहीं आ रहे हैं। सेकेंड हाफ की जो अर्निंग्स है एक अच्छी स्टार्ट की गई है, तो इस पर भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। और आज ऑटो शेयरों पर भी फोकस रखेंगे। आज ऑटो सेल्स आ रहे जुलाई के महीने में, मिले जुले बिक्री है, लेकिन खास करके 2 व्हीलर सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इन दोनों पे नज़र रखिए। एक पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, खास करके 2 व्हीलर के एक्सपोर्ट्स के लेवल्स पे भी। तो इस पे भी हमारी जो है बाजार पे जो है फोकस रहेगा। और याद रखिए अगस्त सीरीज शुरू हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, तो उस पर भी हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। ये तो बाजार के बड़े ट्रिगर्स हो गए, लेकिन ग्लोबली बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रहा है मानसी। यहाँ पे आप किस तरह देख रहे हैं? ट्रम्प की भी अनाउंसमेंट्स आ रही है बट मोस्टली सब डिस्काउंट हो जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ट्रम्प की अनाउंसमेंट्स आ रही है और उस ग्लोबल एसेट क्लासेस की बोले तो वो भी एक वेट एंड वॉच मोड में आ गए। ब्रेंट में कुछ मूव नहीं आ रहा है, गोल्ड में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अब क्या लगता है अभी और टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने का ट्रम्प के जो ये पूरी तहलका शुरू हुई है? बिल्कुल शरद, देखिए आपने एक बहुत ही सही और बहुत ही सटीक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रम्प के राज्य में कुछ भी तय नहीं होता, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाता। वो खुद कुछ बोलते हैं, उसके बाद अपनी बात से खुद पलट जाते हैं और ऐसे में अक्रॉस दी ग्लोब मार्केट्स में जो है उसका इम्पैक्ट आ जाता है और उसके बाद वो वापस अपने बयान से पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन चलिए टैरिफ को लेकर जो ताज़ा नए अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे आपके स्क्रीन पर हम रख देते हैं। मेक्सिको के टैरिफ पर 25% ड्यूटी पर डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन बढ़ाए हैं। इसके अलावा चीन के साथ अमेरिका की डील को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो साफ नहीं है। इनफैक्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस के अर्थशास्त्रियों की अगर माने तो उनको भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले जो हैं वो कुछ हद तक समझ नहीं आते हैं। वहां पर भी काफी हद तक उनके फैसलों पर सवाल जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। स्कॉट बेसेंट का ही कहना है कि साउथ कोरिया अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और स्कॉट बेसेंट का ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि भारत के साथ आगे क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल 25% टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड करने पर पेनाल्टी की घोषणा तो कर दी, लेकिन फिर उसी बात पर यू टर्न ले लिया, उस बात से पलट गए। उनका ये भी कहना था कि अब नेगोशिएशंस भी हो सकते हैं। ये बात तो हम भी बता रहे थे कि अगस्त में हो सकता है कि वापस से नेगोशिएशन के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आए, लेकिन ये सारी कंटेंजेंट सिनेरियोज जो हैं वो सही नहीं है। एक तरह से कुछ कहना, उसके बाद उस बात से पलट जाना, उसका एक असर आ जाता है बाजार पर। हालांकि भारतीय बाजार काफी मचौली बिहेव कर पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर तो असर पड़ ही रहा है। सारी की सारी जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका। ट्रेड टीम की भारत को लेकर काफी ज्यादा झुंझुलाहट है, ये भी स्कॉट बेसेंट का कहना है। तो टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। 1 अगस्त आज
का वो दिन आ चुका है, लेकिन अब भी इसी तरह की बातचीत, अनिश्चितताएं और वॉलेटाइल सिनेरियोज और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसी तरह के कुछ न कुछ बयान आते रहेंगे और इससे बाजार काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है, क्योंकि जब ये रोज़ का हो जाए तो फिर मार्केट कब तक इस चीज़ को लेकर सेंटिमेंट डेवलप करेगा। तो बाजार अपनी दिशा चलता है, लेकिन हाइक इम्पैक्ट नीजॉक रिएक्शन आ जरूर जाता है। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें, भारतीय बाजार तो फिर भी मैच्योर है, लेकिन अमेरिकी बाजार जो है इतनी सारी वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पा रहे हैं। सितंबर में यूएस फेड की दरें नहीं घटने की आशंका से कमजोरी आई। डाउ में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 350 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। नास्डैक दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंक टूटा। वहीं अगर आप देखेंगे अर्निंग सीजन वहां पर भी चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, प्लेटफॉर्म के दमदार नतीजों से भी बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तब भी बाजार को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें यूनाइटेड हेल्थ में 6% और मर्क के शेयर में करीब 4% की गिरावट। तो स्टॉक वाइज भी वहां पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही, डाउन साइड ही, चाहे नंबर्स अच्छे भी हो तब नजर आ रहा है। आज एप्पल, अमेजॉन के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर उसकी भी उस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, जापान के इंडेक्स निक्केई में कमजोरी है, करीब 250 अंकों की बिकवाली वहां पर है। दक्षिण कोरिया और के कॉस्पी में भी तेज गिरावट हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% के डाउन ट्रेंड्स हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अप्लाइड ओपन जो है करीब 150 अंकों की बिकवाली वहां पर भी नजर आ रही है। सोने पर हल्का सा दबाव है ना, सेफ हेवन के तौर पर अगर देखें, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की चाल में भी कोई चमक इस वक्त बड़ी नहीं नजर आ रही है। कच्चे तेल की चाल सीमित दायरे में है। $72 प्रति बैरल के आसपास दिख रहा था, बड़ा स्पाइक देखने को मिला था, लेकिन इस वक्त अगर देखें उन्हीं लेवल्स के आसपास है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3% और डॉलर इंडेक्स जो है 100 के लेवल्स के आसपास ट्रेंड करता हुआ। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार से संकेत जो हैं कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय बाजार से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन भी हम देख रहे हैं कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और न्यूज़ फ्लोज लगातार आ रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज पर वक्त पर जो भी टेक्स हमारे पास होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट्स की बात। भारतीय बाजार की तरफ अब रुख करते हैं। और भारतीय बाजार कल का सत्र काफ़ी अच्छा सत्र कहना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ फ्लो आ गया, उसके बाद एक रिएक्शन आया ज़रूर। उसके बाद भारतीय बाजार ने रिकवरी देखी, बढ़िया रिकवरी देखी। लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में हमने मुनाफा वसूली भी देखी। लेकिन अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव और ये गिरावट जो है लगातार जारी है। मानो एफआईएस एक तरह से भाप चुके थे कि टैरिफ को लेकर इस तरह के सेंटिमेंट्स आने वाले हैं, इस तरह की अनाउंसमेंट्स आने वाली है। इसीलिए पिछले कई दिनों से भारतीय बाजार से मुंह ही मोड़ लिया था और अब भी वो सिलसिला जारी है। ताज़ा आंकड़े देखिए, 5,500 की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, नए महीने की शुरुआत हो तो गई है, नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन एफआईज मतलब इनके स्टांस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और हम बातें ही करते रह गए। मतलब हम कह सकते हैं, ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं, हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि नहीं शॉर्ट कवरिंग आएगी आएगी आएगी, वो नहीं आई है। अब मतलब क्या कर सकते हैं, आप देखिए एफआईज की जो होल्डिंग है वो आ गई है 10% से भी नीचे इंडेक्स फ्यूचर्स में। और ये 10% के नीचे की लॉन्ग होल्डिंग मुझे लिटरली याद नहीं है कि आखिरी बार हमने कब देखा था। अमूमन हम ये देखते हैं कि 15-20% की रेंज में आती है, फिर वहां से शॉर्ट्स कटते हैं, लेकिन एफआईज की शॉर्ट कवरिंग आ ही नहीं रही है। एफआईज की अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो फिर बाजार अपनी रेंज से निकले, थोड़ा ऊपर चले, लेकिन ये मुश्किल लगातार बनी हुई है। आप देखिए कल के सत्र में उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो घट के आ गई है 9.5% पर और शॉर्ट से 90%। अब ये शॉर्ट कब करेंगे पता न, शॉर्ट कब कटेंगे एफआईज के, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली आ रही है। हालांकि डीआईज लगातार खरीद रहे हैं, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, ऑफसेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ठीक है, डीआईज ने सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है कि डीआई सपोर्ट करें। डीआईज को लगता है कि बाजार में अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाना चाहिए। अदरवाइज आप सोच के देखिए कि बाजार की स्थिति फिर क्या होती। आप ये देखिए 4 महीने तक एफआईज ने बाइंग की थी और अब ये एफआईज की जो बाइंग है वो सेलिंग में तब्दील हो गई है और जो सेलिंग है 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो गई है जुलाई में। आपको मैं जो आंकड़े हैं वो भी बता देता हूं कि इसके पहले किस तरह की आंकड़े रहे थे एफआईज की तरफ से मंथली वाइज। तो जुलाई में 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग से पहले जून में 7,400 करोड़ की बाइंग, मई में करीब 11,700 करोड़ की बाइंग,
अप्रैल में 2700 करोड़ की बाइंग, मार्च में 2000 करोड़ की बाइंग। तो क्वांटम थोड़े छोटे छोटे जरूर थी, तो हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि शायद अब ये परसिस्ट करेंगे और ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से माहौल खराब हो रहा है। और एक और चीज है मानसी, आप देखिए पिछले 4 सीरीज में बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेकिन जुलाई में इस पर जाकर ब्रेक लगी। वैसे देखा जाए तो जुलाई सीरीज बाजार के लिए अमूमन अच्छी होती थी, लेकिन जुलाई सीरीज में हमने इतनी वोलेटिलिटी देखी, नतीजे जो आए वो भी बाजार का मूड बहुत ज्यादा सुधार नहीं पाए। इसके अलावा टैरिफ को लेकर टेंशन इमर्ज होती हुई दिखी है ट्रंप की तरफ से। हालांकि आगे क्या होगा, थोड़ी गुंजाइश तो बन रही है मेरे हिसाब से कि नहीं नेगोशिएट आगे ट्रंप करेंगे। हम कल भी सुबह कह रहे थे और बाद में खबर आ भी गई कि नहीं, ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये फाइनल नहीं है, आगे इस पर हम बातचीत करेंगे। तो बाजार के लिए जो अनिश्चितताएं हैं वो काफी ज्यादा हैं। और अगर हम जो रोलोवर्स के आंकड़े देखेंगे, वैसे तो रोलोवर्स के आंकड़े ठीक हैं, लेकिन अगर हम पिछली सीरीज से देखेंगे तो थोड़े से कम कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर होकर आए हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। 75% निफ्टी का रोल ओवर है, 75.71%, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 78% के आसपास के रोल ओवर से थोड़ी सी कम है। एफआईज भी सीरीज की शुरुआत में बाजार को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बेरिश है। तो आज एक कम से कम वीक स्टार्ट के संकेत मिल रहे हैं और ग्लोबल बाजारों का मूड भी देख रहे हैं कि वो भी भारतीय बाजार के लिए सपोर्टिव नहीं है। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी 127 अंकों की गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। कुछ और जो नेगेटिव चीजें हैं उसमें आप देखिए डॉलर का बढ़ना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता नहीं है। डॉलर इंडेक्स हो गया है 100 का, 96.5 तक गिरा और वहां से बढ़ते बढ़ते 100 के आसपास आ गया है। अब 100 के ऊपर जाएगा, चिंता बाजार के लिए और बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या है ना कि डॉलर हमें चाहिए, डॉलर हम बाय करते हैं क्योंकि हमारी घरेलू जरूरतें होती है, हमें ऑयल परचेज करना होता है, गोल्ड परचेज करना होता है, और इसके चलते डॉलर को लेकर डिपेंडेंस बनी रहती है। वो ऊपर जा रहा है, क्रूड थोड़ा सा ऊपर है, तो जो संकेत है ना वो संकेत ओवरऑल बाजार के लिए अच्छे निकल के आ नहीं रहे हैं। और देखते हैं कि क्या होता है। एक अच्छी चीज जो बाजार के लिए मैं कहूंगा, मतलब बहुत लिमिटेड अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीज यही कि फर्स्ट हाफ जो अर्निंग सीजन का गया वो काफी हम देखेंगे कि मिक्स्ड या कमजोरी कहिए उसको। अब जो नतीजे आ रहे हैं हाल फिलहाल, हालांकि 35-36 नतीजे आ गए हैं निफ्टी के, एक बार लिस्ट हम सामने लाएंगे उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मतलब ओवरऑल तो पिक्चर अच्छी नहीं है, लेकिन ऑफलेट जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से ठीक ठाक आ रहे हैं। एमएनएम के नंबर ठीक आए, कोल इंडिया के नंबर अच्छे आए, आयशर के नंबर भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही हैं। तो नंबर अच्छे आने की शुरुआत हो गई है। अब देखते हैं कि ये चीजें एफआईज के मूड को बदलती हैं या नहीं बदलती हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा माहौल खराब दिख रहा है। और एफआईज की जो ये इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है, ये 2-2.5 साल में ये सबसे कम होगी अगर हम आंकड़े निकाल के देखेंगे तो। और ये काफी ज्यादा निराशाजनक है। अगस्त सीरीज वैसे हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो अगस्त सीरीज ठीक ठाक रही है। एक बार आंकड़े जरा सामने लेकर आइए अगस्त सीरीज को लेकर। आप देखिए पिछले 5 में से जो 4 जो अगस्त सीरीज रही है वो बाजार के लिए पॉजिटिव रही है। 2020 में 5.5% की तेजी रही, 2021 में 6% की, 2022 में 2% की गिरावट रही, 2023 में 3.5% की हमने तेजी देखी अगस्त सीरीज में, 2024 में 3% की तेजी। तो ट्रेंड तो ये कह रहा है कि ठीक है तेजी बन सकती है, लेकिन संकेत ये नहीं कह रहे हैं कि तेजी बनेगी। उम्मीद आप करके चल सकते हैं कि एफआईज अब यहां से ना बेचें, अपने शॉर्ट्स को कवर करें और बाजार को सपोर्ट करने का काम करें। बट आज के सत्र में जो माहौल है वो हम कह सकते हैं कि ये मामला नेगेटिव दिख रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है आज नेगेटिव शुरुआत के। यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव क्यूज तो ओवरऑल देखने मिल रहे हैं, लेकिन डीआईज की सपोर्ट बहुत अच्छी है। अभिषेक का एक्सपेक्टेशंस है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एफआई से, और सेकेंड हाफ का जो अर्निंग्स है वो उतना भी ख़राब नहीं है। मैंने सारे नंबर्स भी हैं, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सब बताऊंगा। तो पॉजिटिव भी न्यूज़ क्लोज है, वो भी रहेंगे। लेकिन अभिषेक जिस तरह निफ्टी का सेटअप आ रहा है उस पर आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति होनी चाहिए? और देखिए ओवर द वीकेंड बहुत अनाउंसमेंट फिर आ सकते हैं, और ये फ्राइडे फिर एक क्वेश्चनेबल फ्राइडे आ जाता है कि लाइट ट्रेड रखे या कोई पोजीशन रखे ही नहीं। कितना मूवमेंट्स आ रहा है। कल भी हमने देखा 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आई, एक रिकवरी की लास्ट हाफ एन आवर में, एक गिरावट की। तो किस तरह निफ्टी की जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए करेंटली आज के लिए?
शरद एक काम कीजिए, पहले जरा ना मुझे वो पिक्चर दिखा दीजिए कि रिजल्ट की पिक्चर में बाजार के लिए कह क्या रही है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं हल्का सा। सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। आप अच्छे नतीजे पहले 4-5 था और अब देखिए मूड अच्छा हो रहा है। 9 अच्छे नतीजे आए, कल 2 इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए जो नतीजे के मुताबिक है वो अब 10 हो गए। यानी कि आप देखिए इवन स्टीवेंस चल रहा है, मिले जुले कमज़ोर को एक साइड करिए और एक साइड करिए अच्छे और अनुमान के मुताबिक को, तो अब उतना ख़राब भी नहीं है पिक्चर। जो पहले जब 30 अर्निंग्स आए थे तब जो थी निराशा देखने मिल रही थी, 27 अर्निंग्स, लेकिन अब जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहे हैं। और अभिषेक एक चीज़ याद रखिए, ये फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ अर्निंग सीजन। जो अब आने वाला बाजार जो आउटलुक है उस पे ज़्यादा मूव करेगा, ट्रिगर्स अब पॉजिटिव देखने लग रहा है। आज 1 तारीख है, ऑटो सेल्स के डेटा, सीमेंट के डेटा, 3-4 दिन में आपके फार्मा के एक्सपोर्ट्स के डेटा, एसआईपी की डेटा, तो अगले 4 या 5 दिन में इतना आपको इंडस्ट्री डेटा मिलेगा, इंडियन मैक्रो डेटा मिलेगा। अगर ये सपोर्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ गुड मानसून और अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेस्टिव सीजन जो उसको प्राइमरी सेल्स होती है, तो ये दोनों ट्रिगर पे एक अच्छी बाइंग भी देखने मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सब पूरा खराब है। अभिषेक देखिए अर्निंग्स स्पेसिफिक तो देखिए 37 आउट ऑफ 50 अर्निंग्स में अभी मैं कहूँगा इवन स्टीवन से, लेकिन सेकेंड हाफ में तो जीत हो रही है अभी तक। हाँ शरद, और देखिए पिछले अगर हम 2 क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो ऑलमोस्ट यही पिक्चर रही है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा निराशाजनक रहता है, सेकेंड हाफ अर्निंग में रिकवरी हमें देखने को मिलती है। और वैसे भी अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो मतलब अर्निंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। उम्मीद बस ये थी कि अगर मान लीजिए अर्निंग में सरप्राइज आता है तो बाजार के मूड को अपलिफ्ट करने का काम करेगा। और जो एफआईज एक तरह से रूठे बैठे हुए, पता नहीं उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है भारतीय बाजार को लेकर, वो वापसी करेंगे। लेकिन एफआईज की होल्डिंग लगातार गिरी। लेकिन देखिए थोड़ी सी चिंता ये है ना कि टैरिफ को लेकर ना अनिश्चितता बनी है। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या आज पोजीशन को लाइट रखनी चाहिए, और शुक्रवार का दिन है, अब मंडे के बारे में मंडे को सोचेंगे, वीकेंड पर पता नहीं क्या खबरें आ जाए क्या हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए जो बड़े देश हैं ना, जैसे कि रूस हो गया, रूस से अमेरिका की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। चाइना से एक तरह से उनकी दुश्मनी है, क्योंकि चाइना उनको सीधा टक्कर देता है मैन्युफैक्चरिंग में, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और चाइना, रशिया, इंडिया, ये तीनों ब्रिक्स के पार्ट हैं। और ये ट्रंप जो हाल फिलहाल जो उनके स्टेटमेंट आए हैं ना कि डाइंग इकोनॉमी बोला है उन्होंने भारत को और रूस को, वो बेसिकली इसलिए है कि वो ये तीनों के तीनों जो देश हैं ना, ये ब्रिक्स समूह के देश हैं। और ब्रिक्स डॉलर को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, ऐसे पहले संकेत आए हैं। तो ट्रंप की तरफ से बड़े तल्ख बयान आए। तो ये टैरिफ को लेकर भारत के स्टांस से कम बाकी ब्रिक्स वाले मैटर पर ये ज्यादा दिखा। और अभी देखिए कि बातचीत उनकी चीन से चल रही है। स्टॉकहोम में बैठक हुई चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में, अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच में, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। कोई क्लियर कट की बातचीत किस दिशा में जा रही है उसको लेकर कुछ पता नहीं चला। 12 अगस्त तो टैरिफ की डेडलाइन है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर ये आई थी कि ये टैरिफ ट्रूस हो, इसको 90 दिन बढ़ाने को लेकर दोनों देश सहमत हो गए हैं। लेकिन ये देखते हैं कि 12 अगस्त से पहले होता क्या है। स्कॉट बेसेंट का, जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि चीन के साथ अमेरिका की डील को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। भारत को लेकर उनके तल्ख बयान आए। अब ट्रंप के सहयोगी हैं, उनकी सरकार में हैं, तो भाषा भी ट्रंप जैसी होगी। उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि भारत के साथ क्या होने जा रहा है, और हमारी जो ट्रेड टीम है वो इंडिया को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये स्टेटमेंट आया। अभी भारत को लेकर कोई आधिकारिक उन्होंने टैरिफ लेटर जारी किया नहीं है। ये तो ट्रंप का सिर्फ मौखिक बयान आया कि हम 25% का टैरिफ वसूलेंगे। चीजें बहुत ज्यादा अनक्लियर हैं। ट्रंप क्या करेंगे, कितना टैरिफ लगेगा। यही नहीं, जो देश रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, गैस परचेज कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस रख रहे हैं, उनको भी धमकी दे रहे हैं कि हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। और पेनल्टी लगाने की बात भारत पर की, पेनल्टी कितनी लगेगी, ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। तो बाजार के लिए जो संकेत है ना, थोड़ी सी डामाडोल है। कोई क्लियर पिक्चर बन नहीं रही है कि यहां से बाजार किस दिशा में चलेगा। तो आज का हम सत्र की बात करें तो कल आप देखिए 24,635 तक गिरने के बाद निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी लास्ट आवर में उतनी ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाई। और ये जो एफआईज की जो सेलिंग है ना, ये बाजार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। शॉर्ट कवरिंग आई नहीं, और ये एक निश्चित तौर पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।
तो यहां से निवेशकों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर गिरावट आए तो बाजार में आप खरीदिए। लॉन्ग टर्म में बाजार का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा है। बाजार में मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि नतीजे हमारे कोई कमजोर आ रहे हैं, वो भी ठीक ठाक आने लगे। मैक्रोज आपके फेवर में है, जो भी आर्थिक आंकड़े हैं, चाहे जीडीपी को हो या फिर इन्फ्लेशन को हो, ठीक है। जीडीपी थोड़ी सी सॉफ्ट जरूर हुई है, बट ओवरऑल चीजें ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो थोड़ी सी ना असमंजस की स्थिति बनी रही है, क्योंकि ट्रंप ये अनिश्चितता बाजार में लगातार पैदा कर रहे हैं अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स के जरिए। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, ट्रेड पोजीशंस को लाइट रखिए। आज के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कल हमने जो सपोर्ट बताया था 24,500 का, सपोर्ट की रेंज आज होगी 24,600 से लेकर 24,550, ये सपोर्ट की रेंज है आज निफ्टी के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें 24,900 पर रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ट्रेड इंडेक्स में ना करें मेरा मानना है तो बेहतर है, और अगर करें भी तो लाइट रखें। अपने किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि बड़ा रिस्की है, वोलेटाइल काफी ज्यादा है। और कल की हमने सत्र में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी, काफी टाइम के बाद एक्सपायरी के दिन उतनी वोलेटिलिटी बाजार में हमने देखी। तो निफ्टी के लिए ये है शरद 24,600 24,550 की रेंज, ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जो मौके आए बाजार में उसको छोड़ना नहीं है। जहां नतीजे आए हम देख रहे हैं कि बढ़िया रिएक्शन आ रहा है। एचयूएल के नंबर आए, एचयूएल में हमने बढ़िया तेजी कल के सत्र में बनते हुए देखी, करीब 3.5% शेयर चढ़ा। इनफैक्ट निफ्टी का ये टॉप गेनर भी रहा। तो जहां पर नतीजे अच्छे हैं और जहां पर खबरें अच्छी आ रही हैं, उनका फायदा बाजार में जरूर उठाना चाहिए। इंडेक्स में कुछ दिन अगर ट्रेड ना बने तो ठीक है, एक बार चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाने देते हैं, देख लेते हैं कि एफआईज आगे क्या करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। अदरवाइज मामला थोड़ा सा रिस्की है। जब तक 25,000 के ऊपर जाकर निफ्टी सस्टेन ना करे और निफ्टी फिर से 57,000 को अचीव ना कर ले, तब तक थोड़ा डामाडोल माहौल बाजार में बना रहेगा। विजन तो जरूर रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी बैंक की बात करें अभिषेक का, तो बीच बीच में देख रहे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कल इन्होंने रिकवरी के मूवमेंट पे अच्छी सपोर्ट भी की थी। और पीएसयू बैंक, एसबीआई, यहाँ पे देख रहे कि चर्न होते रहता है, किसी दिन एसबीआई ऊपर है, कभी दिन बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी मूवमेंट देखने मिली। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी ज़रूर है, लेकिन एक सपोर्ट तो आ रहा है हेडलाइन बैंक से। तो निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड बनता है कि यहाँ पे भी ट्रेड लाइट ही रखें अभी के लिए? शरद, यहां पर भी आप लाइट रह सकते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक को लेकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो उन पर तो टैरिफ का मतलब क्या ही असर उतना पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट तो है नहीं। जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन पर तो चलिए असर आ सकता है। कल के सत्र में हमने वो देखा भी, और बाजार ने कल बड़ा ही मैच्योर रिएक्शन दिया। जो टैरिफ को लेकर जो नेगेटिव जो स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आया भी ना, तो हमने देखा कि जिन चीजों को इंपैक्ट पड़ना था उन्हीं पर पड़ा, चाहे वो टेक्सटाइल हो, जेम्स ज्वेलरी हो, ऑयल हो, इसके अलावा कुछ और सेगमेंट जो जिनका हमारा अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन है, वहां पर असर आया। अदरवाइज बाकी बाजार उससे इम्यून रहा। निफ्टी बैंक में क्या बेहतरीन रिकवरी हमने इंट्राडे में देखी। लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए, निफ्टी बैंक भी तो निफ्टी का पार्ट है। आप मतलब पूरी तरह से हम निफ्टी बैंक को अलग करके देख नहीं सकते हैं। सेंटिमेंटल इंपैक्ट आना ही आना है उस पर। हालांकि हमने कल 56,400 के इंट्राडे में लेवल देखे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई फिर 55,961 पर, यानी कि 56,000 के नीचे ही जाके हुई। तो निफ्टी बैंक में दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि सेंटिमेंट से आप इम्यून रह नहीं सकते, और सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव साइड के आज के लिए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक, हालांकि मैं कहूंगा कि अगर डिप आता है बाइंग करने के लिए, एक बेहतर विकल्प आपके लिए दिख सकता है। इंट्राडे के लिए 55,500 का सपोर्ट है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,200 रेजिस्टेंस का लेवल है। 55,500 के नीचे जाए तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ा खराब होगा। अदरवाइज निफ्टी बैंक में प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, और निफ्टी बैंक के जो बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, वहां से भी कोई वीकनेस के संकेत नहीं है। आप अगर बड़े शेयरों की बात करें जिनका बड़ा वेटेज है, एचडीएफसी बैंक लगातार मजबूत है, 2020 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आईसीसी बैंक कल के शेयर में, कल के सत्र में हमने देखा कि इसमें तेजी देखी। अगर हम एसबीआई की बात करें जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसमें भी 800 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, कोई ऐसे वीकनेस आ नहीं रही है। तो निफ्टी बैंक में दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 55,500 के आसपास मिले तो एक आपके लिए मौका बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नतीजे हालांकि मिक्स्ड बैग आए हैं, लेकिन यहां से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होने की उम्मीद है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो लगातार बनता हुआ दिखा है। एक और चीज चल रही है कि ये जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो टैरिफ वाली जो चीजें
निकल के आ रही हैं, ट्रम्प की तरफ से धमकी आ रही हैं, तो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए मे बी सरकार विचार कर सकती है। आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी आई थिंक कि 4 से 6 अगस्त तक है। इस पॉलिसी में एक रेट कट के सिनेरियो फिर से बन रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को, अपने एक्सपोर्टर को हम थोड़ा सा कुशन दें, थोड़ा राहत प्रोवाइड करें, तो आगे सेंटिमेंट निफ्टी बैंक के लिए और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक में प्रॉब्लम शरद एज सच नहीं है, लेकिन आज 55,500 का सपोर्ट और 56,200 का रेजिस्टेंस। अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो ये जो 2-3 सत्र की जो अनिश्चितता है, टेंशन है, अपना बीपी हार्ट बीट क्यों बढ़ाएं, थोड़ा सा लाइट पोजीशन रखें, समझदारी इसी में दिख रही है। फ्राइडे है और ज़्यादा स्ट्रेस ना टेंशन ना लें, वीकेंड्स के भी प्लान बनाएं, मूवीज जाके देखें और ऑफ कोर्स लाइफ को जो है लाइट रखें, ट्रेड भी लाइट रखें, लाइफ को भी अपने लाइट रखें। और निफ्टी बैंक अगर पोजीशन करना है तो बाय ऑन डिप्स रखें। निफ्टी पे अभी भी जो है थोड़ी वेट एंड वॉच रखेंगे, डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ हरीश जुजाड़े जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और तपन दोषी भी जुड़ रहे हैं tapandoshi.com से। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बाजार तो ऑफकोर्स कल एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, फिर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने मिली थी। सबसे पहले हरीश आपसे मैं बात करूंगा, किस तरह भी देख रहे हैं लेवल, टेक्निकल लेवल्स, निफ्टी बैंक, यहाँ से अब क्या अप मूव आएगा? मोस्टली सारे न्यूज़ फ्लोज डाइजेस्ट हो रहे हैं और ये डाइजेस्ट एक दिन का बात नहीं है, ट्रम्प की जो कला है उसके कारण ये डाइजेशन हफ्तों बढ़ते जा रही है। तो हरीश, किस तरह बाजार के पे आपकी नज़र रहने वाली है, क्या लेवल्स रहेंगे जिस पे आपकी नज़र होगी? गुड मॉर्निंग शरद जी और पैनलिस्ट को सबको नमस्कार। अगर देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग से बिल्कुल जैसे आपने सही बताया कि मार्केट एक गैप डाउन तो ओपनिंग दिया था, लेकिन वहां से रिकवरी भी देखने मिली। लेकिन अगर देखा तो मोटा मोटा ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड से नहीं क्लोज हुआ, हल्का सा नेगेटिव से क्लोज हुआ है बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेटअप से देखिए नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, तो बिल्कुल नीचे में डिमांड तो बिल्कुल है ही है और निफ्टी को होल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी चीज ये है कि देखिए अगर एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन देखते हैं मेनली, वहां पे थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। अगर कल का भी देखा है तो पोजीशन 90% के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस बने हुए हैं, तो यही चीजें मेजरली ऊपर लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा है निफ्टी को। मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल्स पे जैसे जाता है स्टॉक इंडेक्स, जो रेजिस्टेंस जोन है 24,900 के आसपास, वहां से बिल्कुल वीक वाले देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 24,900 के ऊपर एटलीस्ट टिक नहीं पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है इंडेक्स। मुझे लग रहा है कि बॉर्डर पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेशन ही रहेगा और नीचे में सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट देखा जाए 24,600 बन रहा है और ऊपर 24,900 है। अगर ये दोनों का रेंज अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है 25,000 ऊपर के और 24,100 तक भी देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोस्टली ये जो लॉन्ग शॉर्ट को पोजीशन देखते हुए मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल पे बिल्कुल सेलिंग देखने मिल सकता है, तो टिकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चार्ट अगर देखा है तो स्टॉक्स पर्सपेक्टिव से तो वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखने मिल रहा है। अभी भी वीकनेस है, लेकिन कल के ट्रेडिंग में फार्मा में थोड़ा वीकनेस देखने मिला था अगर देखा है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स में अभी भी चुनिंदा स्टॉक्स में जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, वहां पे अच्छा खासा बाइंग देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स है वहां पे अच्छा खासा बाइंग देखने मिल रहा है। उस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। आपके पिक्स क्या रहेंगे हरीश? मेरा 2 पिक्स रहेंगे आज के लिए। देखिए अभी भी मेरा थोड़ा बहुत पहला स्टॉक रहेगा डॉक्टर लाल पैथ के। कल भी मैं रिकमेंडेशन किया था, मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा सेटअप बना है। मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग करके चलना चाहिए लाल पैथ में आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 3250 का इमीडिएट बेसिस में। अगर ये निकल जाता है तो और ज्यादा ऊपर के और 3350 के लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि लाल पैथ को एक बाय करके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3050 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एक शॉर्ट का पोजीशन का कॉल है जो है कॉनकोर में। अगर कॉनकोर में देखा जाए तो देखिए कॉनकोर में एक सेटअप बनाया था एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन का पैटर्न का, और उसका कल ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन भी दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है और फर्दर, और नीचे लग रहा है कि नीचे टारगेट्स बनेंगे 560 550 का लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 595। कल का क्लोजिंग 578 दिया है, 578 580 के अराउंड से सेलिंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नीचे टारगेट 560 के लिए और 595 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कॉनकोर को खरीदने की हरीश एक बार फिर से जरा लेवल आप रिपीट कर देंगे कॉनकोर के? मैं सुन नहीं पाया कॉनकोर के लेवल्स आपके। कॉनकोर सेल करने की राय है और मुझे लग अच्छा, रहा है सेल की राय है और नीचे टारगेट बनेंगे 560 और स्टॉप लॉस 595।
560 का टारगेट बनेगा और 595 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप कॉनकॉर के शेयर में। हरीश जी गुड मॉर्निंग, और तपन जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर लाल पैथलैब भी खरीदने की सलाह है, तो एक बाय की रिकमेंडेशन, एक सेल की रिकमेंडेशन है हरीश जी की तरफ से। तपन जी बाजार में ना बड़ी अनिश्चितता है और कोई जब क्लियर कट जब ट्रेंड समझ में आता नहीं है ना, तो फिर जो ट्रम्प कह रहे हैं ना कि झुंझलाहट है, झुंझलाहट वो ट्रेडर्स को भी हो रही है। आप जरा बताइए कि आज बाजार में आप क्या स्टडी आपने की है और कौन से शेयर आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और अगर किसी का निवेश का नजरिया हो तो जरा दो चार बढ़िया शेयर बता दीजिए आज के सत्र के लिए, कम से कम फ्राइडे अच्छा हो जाए। जी अभिषेक जी, देखो ये रिजल्ट सीजन जो आ रहा है ना वो काफी मिक्स बैग है, और ना अभी कुछ 3-4 दिन से ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं, और लेकिन ओवरऑल जो ट्रम्प ने जो बयान दिए उसके वजह से ना थोड़ी अनिश्चितता काफी है, और ना काफी कहते हैं नर्वसनेस है। सबसे ज्यादा वही है कि ना यहाँ से कैसे रिकवरी होगी, और रिजल्ट सीजन इतना अच्छा नहीं रहा जैसा एक्सपेक्टेशन था। ऑफकोर्स Q2 होपफुली काफी अच्छा रहेगा, लेकिन तब तक नो वी हैव टू बी वेरी चूजी। और यहाँ ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग अवेलेबल भी बात करें, डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी ऑटो नंबर्स आने वाले, तो आई थिंक ऑटो नंबर से भी इम्पैक्ट आएगा धीरे धीरे। फिर आगे जाके भी ना काफी सारे बैंक्स के, छोटे छोटे बैंक्स, इवन पीएसयू बैंक्स के आप रिजल्ट देखो, मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग काफी अच्छे लग रहे हैं। तो वो भी आप देखो, पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट अगर कुछ देखे, लास्ट जो देखे मैंने बहुत ही अच्छे थे। तो कुछ कुछ पॉकेट में आप देख रहे हो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, और वहीं हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। होटल बिजनेस के भी जो आते हैं वो थोड़े ठीक है, हेल्थ केयर भी ठीक है। तो हेल्थ केयर, होटल्स, खास करके पीएसयू बैंक्स, सिलेक्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उन सब पे ध्यान दे सकते हैं। और ये ऑटो में आई थिंक नो 2-3 स्टॉक, अगर एक स्टॉक की मैं बात करूं, आयशा मोटर का तो अच्छा था, वो भी एक रेडार में आप रख सकते हो। प्लस एक दूसरा एक स्टॉक है, थोड़ा महंगा है लेकिन टीवीएस मोटर मेरे दिमाग में चले, वो आई थिंक यहाँ से परफॉर्म करेगा। इवन होटल बिजनेस में भी मुझे लग रहा है कि अभी आई थिंक ये फेस्टिवल सीजन है, तो इंडियन होटल्स थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो, वो भी यहाँ से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाएगा। इवन हेल्थ केयर में अगर आप देखो अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, तो मैक्स हेल्थ केयर भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रेडार में रहना चाहिए। डोमेस्टिक फेसिंग है, और यहाँ से ना मुझे लग रहा है 2-3 क्वार्टर में आई थिंक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफकोर्स टैरिफ के मामले में तो आपको पता ही है, ट्रम्प साहब है, तो हमें पता नहीं क्या होगा आगे। तो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर में ही फोकस करना चाहिए, डोमेस्टिक सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए। बढ़िया स्ट्रेटजी है तपन जी, डोमेस्टिक चीज़ों पर फोकस करें। और देखिए क्या है ना कि हम थोड़े परेशान इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि अप्रैल से लेकर अब तक ना कोई त्यौहार नहीं थे। अब ये फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है, नागपंचमी का त्यौहार अभी बीता है, आगे रक्षाबंधन आएगा एक हफ्ते के बाद, और धीरे धीरे हम तो अपने त्योहारों में फिर मगन होंगे। बाजार ठीक है अपनी चाल चल रहा है, चलने देते हैं, और ये बात सही है। अब बार बार हम एक ही डफली, एक ही राग, ये कब तक होगा कि बार बार हम ट्रंप की तरफ देखते रहेंगे? और ठीक है, $87 बिलियन का मामला है, $40 बिलियन का डेफिसिट है, कुछ न कुछ होगा। देखिए अगर ट्रंप बड़े नेगोशिएटर हैं ना, तो हमारे मोदी साहब उनसे कम नहीं है, ये भी बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, और ये अमेरिका की झुंझलाहट साफ साफ दिख रही है। और हम झुकेंगे नहीं, ये बात भी तय है, क्योंकि जिन चीजों पर ट्रंप झुकने की बात कर रहे हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, और वो कहीं से भी समझौते के लायक नहीं है। हमारी 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, और आप चाहते हैं कि नहीं हम एग्री को, डेयरी को खोल दें आपके लिए, वो संभव शायद नहीं होगा। जीएम सीड्स के मसले पर भी सरकार झुकेगी नहीं। और कल पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट भी दिया लोकसभा में कि राष्ट्रीय हितों से हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और बाजार भी इससे जीना सीख लेगा। 25% का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया ना, बाजार ने देखिए दिखा दिया कल कि नहीं हम मैच्योर हैं और हमें ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज के सत्र में नतीजों को लेकर और खबरों को लेकर आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए और कहां पर आपके लिए मौके बनेंगे। आगे हम एक एक करके उनकी हम चर्चा भी करेंगे, तपन जी से व्यू भी जानेंगे और हरीश जी से। लेकिन शरद के पास है पूरी की पूरी लिस्ट नतीजों की। शरद बताइए कौन से नतीजे और कौन सी खबरें आज फोकस में रहने वाली हैं? देखिए अभिषेक, सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग्स जो है उतना खराब नहीं आया है, इनलाइन या गुड नंबर्स आए हैं। तो अभी जो है ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स फैक्टर्ड इन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। हमारी डिस्कशन भी हुई थी, अच्छे नतीजे 9 है, अनुमान के मुताबिक जो है 10 है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा मेजॉरिटी के साइड में अब पॉजिटिव मूव कर गया है। ये सेकेंड हाफ है
और जनरली लास्ट 2-3 क्वार्टर में सेकंड हाफ अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। आज ऑटो सेल्स भी आ रहे हैं, अच्छे नतीजे भी आपके स्क्रीन पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। कमज़ोर नतीजे का लिस्ट सिर्फ 1 या 2 ही है, मिले जुले या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ज़्यादा देखने मिले। तो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि अब अर्निंग्स जो है मिड कैप्स या लार्ज कैप्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। आयशर मोटर्स इनलाइन Q1 नंबर्स आए हैं, एबिटा में थोड़ी मार ज़रूर पड़ी है क्योंकि नए कंपटीशन में प्राइसिंग प्रेशर पड़ा है, बट नेट यहाँ पे ओवरऑल नतीजे स्टेबल आए हैं। और अगर ऑटो सेल्स की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट पे भी एक्सपोर्ट्स का और जो कमर्शियल व्हीकल है आपके मॉनसून का इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। और आज ऑटो स्टॉक्स की जो जुलाई ऑटो सेल्स भी आने वाले हैं, ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और एक सरप्राइज रह सकता है एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये ऐसा डेटा है जो ऑफकोर्स हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन प्लेयर्स ग्लोबल प्लेयर्स बन चुके हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर्स देखेंगे आंख खुल जाएंगे आपके। पीवी की बात करें तो मार्जिनल डिक्रीज आएगा, सीजनली जो है मंथ हल्का रहता है, ये लोअर इंक्वायरीज है, कन्वर्जन लो है। लेकिन अगर कुछ अच्छी स्टेटमेंट आती है कि किस तरह प्राइमरी सेल्स हो रहे हैं फेस्टिव सीजन के अहेड में, तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो एजेंसी से खबर आ रही है, JLR के CEO एड्रियन मार्डेल जो है इस्तीफा दे दिया है। याद रखिए अभी कंपनी टैरिफ डिसरप्शन से जूझ रही है, तो इस समय अगर CEO ने रेजिग्नेशन दिया है तो ये एडवर्स इम्पैक्ट टाटा मोटर्स में आ सकता है। रिलायंस की बात करें तो अगस्त 29 को अहम AGM आने वाला है। टेक्निकल लेवल से एक बाउंस बैक भी आया और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ सकते हैं, अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। थोड़ी देर पहले सिटी का 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच भी था, तो रिलायंस पे नज़र रखिए, अप मूव आ सकता है। कोल इंडिया इनलाइन Q1 नंबर्स हैं, म्यूटेड वॉल्यूम थे लेकिन बेटर रियलाइजेशंस देखने मिला। और अभी मैनेजमेंट की फोकस सिर्फ और सिर्फ कोल माइन एक्सपेंशंस को लेके है, तो ये देश के हित में ही है। जिस तरह हमें जो है बाहर रिसोर्सेज की जो है डिपेंडेंसी ना रहे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। शुगर स्टॉक्स, इस्मा ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि इथेनॉल प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, जिस तरह रियलाइजेशंस बेनिफिट हो पूरे इंडस्ट्री को। और इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि US भी पुश कर रहे कि उनकी इथेनॉल इंडिया में एक्सपोर्ट करें, उसके कारण ऑफकोर्स हमारे खुद की एग्रीकल्चर सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पे जो है ऑफकोर्स निंदा की गई है इस्मा के तरफ से। PNB हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। CEO और MD गिरीश कौसगी ने 3 साल के स्टेंट के बाद रेजिग्नेशन किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके समय बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स किए गए थे, बहुत सारे स्कीम्स थे और उसके स्टॉक में भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। तो ये जो ओवरऑल जो रेजिग्नेशन आया है ये थोड़ी नेगेटिव रहेगी स्टॉक के लिए। स्विगी की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, मार्जिन गाइडेंस कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन क्विक कॉमर्स के लिए सेम ही रखा गया है। और इम्पॉर्टेंटली जो लॉसेज है ये बढ़ गए हैं, अब 1200 करोड़ का ये लॉस आ गया है। तो इटर्नल और स्विगी में आप देख सकते हैं क्लियर कट, आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो आप देखिए स्विगी के लॉसेज बढ़ रही है, तो कब ये लॉसेज वापस प्रॉफिट में आएंगे, कब ये एडजस्टेड नंबर्स दिखाना शुरू करेंगे, तो इस पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। NCC लगभग 800 करोड़ के ऑर्डर जुलाई में लाए हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक यूनिक ट्रेंड आ रहा है इस कंपनी से, अब ये Tier 2 Tier 3 सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जहाँ पे सारे बड़े लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं वो जनरली टॉप 7-8 सिटीज़ में जा रहे हैं। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए लास्ट टाइम रायपुर था, अब बड़ौदा 34 एकर्स ऑफ लैंड में प्रीमियम प्लॉटेड रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट ट्रेंड है, इस यानी कि Tier 3 Tier 4 में प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं और जो बाइंग कैपेसिटी है इन एरियाज़ की वो भी बढ़ रही है। तो ये बहुत एक अच्छा सेगमेंट है जिस पे हम कुछ खास रिसर्च भी लाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खबरों वाले शेयर्स के अलावा ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। अशेषा, अर्निंग स्पेसिफिक नॉन अर्निंग स्पेसिफिक दोनों ही साइड में ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो बताएं क्या देख रहे हैं आप। बिल्कुल, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही बात करते हैं। कल नतीजे आए थे, उसके बाद स्टॉक में 4-4.5% का अप मूव भी दिखा था। उसके बाद नुवामा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। 3,240 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने HUL पर दिया है, जो पहले 3,055 रुपये प्रति शेयर का था। उनका मानना है कि टी और कॉफ़ी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा क्रॉप हुआ है, जिसके चलते टी और प्राइसेस कॉफ़ी के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन्स पर अगले कुछ क्वार्टर्स में नज़र आ सकता है। उन्होंने अपने एस्टिमेट्स में कोई बदलाव नहीं किए, अनुमानों में कोई बदलाव नहीं यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी के नतीजे थे, जिसके चलते एवेंडस की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ऐड की रेटिंग बरकरार 13,350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य स्टॉक पर दिया है। उनका मानना है कि EV मिक्स के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर अगले कुछ क्वार्टर्स में नज़र आ सकता है, लेकिन फिर भी
ग्लोबल ग्रोथ एक्सपोर्ट आउटलुक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी और टोयोटा के ग्लोबल नेटवर्क को कंपनी एक्सपैंड कर पाएगी, जिसके चलते कंपनी के एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 13,350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने मारुति सुजुकी पर दिया है। इसके अलावा वेदांता के नतीजे आए। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस अब 480 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अनुमान के मुताबिक था, लेकिन याद रखें कंपनी डीलेवरेजिंग पर फोकस कर रही है। डीमर्जर भी एक बड़ा ट्रिगर होगा जो अगले कुछ क्वार्टर्स में प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, और अर्निंग्स ग्रोथ आउटलुक मैनेजमेंट का अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो न्यूट्रल की रेटिंग 490 रुपये प्रति शेयर था लक्ष्य, वो थोड़ा सा घटाकर अब 480 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। लास्ट में सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे। एंटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है और टारगेट प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है, 5 रुपये से बढ़ाया है। उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल था। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सिटी यूनियन बैंक का इस तिमाही में काफ़ी अच्छा नजर आया, और उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स में कोई बदलाव नहीं किए, और लोन ग्रोथ आउटलुक अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो 250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य सिटी यूनियन बैंक पर यह रिपोर्ट, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। धन्यवाद अशेषा, अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपने बताए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पर एक शानदार रिसर्च पुलकित लेके आने वाले हैं कि इस बार अगस्त सीरीज में क्या नया है, और एफआई शॉर्ट कवरिंग इतनी गिरी है तो हिस्टोरिकली क्या डेटा आता है कि निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। अब हम साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की तैयारी करवा रहे हैं हम आपकी, और हाँ, ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही बाजार खुल जाएंगे और भारतीय बाजार की तस्वीर आज कैसी नजर आएगी इस पर लगातार फोकस है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी रिसर्च डेस्क हमारे साथ बनी हुई है, हम एंकर्स आपके साथ बने हुए हैं, और रिपोर्टर्स भी लगातार जो न्यूज़ फ्लोज एक्सक्लूसिव्स आ रहे हैं वो सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि बाजार में क्या कुछ हो रहा है वो सब आपको पता चले और आप अपने निवेश और साथ साथ ट्रेड की रणनीति भी बना पाएं। टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट दोनों ही हमारे साथ तपन दोषी हैं और हरीश जुजारे हैं, जो कि लगातार हमें मार्केट को नेविगेट करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चलिए, नई सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं हम। कल मंथली एक्सपायरी के साथ साथ जुलाई सीरीज़ खत्म हुई और अगस्त सीरीज़ की शुरुआत में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा लेकर पुलकित बंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हर रोज़ डेरिवेटिव फ्रंट पर क्या कुछ होने वाला है वो तो पुलकित हमें बताते ही हैं, लेकिन अगस्त सीरीज़ हिस्टोरिकली कैसी रहती है, अगस्त सीरीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या कुछ होगा, रोल ओवर्स के डेटा और साथ साथ डेरिवेटिव फ्रंट पर एफएनओ के डेटा पॉइंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आज पुलकित हमें बताने वाले। गुड मॉर्निंग पुलकित। गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो अगस्त की शुरुआत है, आज 1 अगस्त है, नई सीरीज भी चालू हो रही है। तो पहले हम देखते हैं कि अगस्त पिछले कुछ 4 वर्षों में कैसा रहा है। तो सिर्फ एक बार अगस्त ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, अगस्त 2023 में। अगस्त 21 में भी लगभग 850 पॉइंट, अगस्त 22 में 600 पॉइंट, अगस्त 24 में लगभग 750 पॉइंट। तो उम्मीद है कि अगस्त अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं ये डेटा के अंत में एक कुछ एफआई लॉन्ग पोजीशन के बारे में बताऊंगा, उसके थ्रू ना ये दर्शकों को पता लगेगा कि जब एफआई लॉन्ग पोजीशन बहुत कम होती है तो क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा। अब हम निफ्टी के सीरीज मूवर्स को देख लेते हैं। तो जुलाई की सीरीज थोड़ी सी नरम रही, लगभग 800 पॉइंट की गिरावट हमने दर्ज की, 3%, बट अगस्त अच्छा रहने की उम्मीद है। निफ्टी के रोल ओवर के डेटा की ओर फोकस करें तो लगभग 75.71% की रोल ओवर पोजीशन आई है, जो कि पिछले 3 मंथ के एवरेज से थोड़ी कम है। 3 मंथ का एवरेज लगभग 79% के आसपास रहता है। हाईएस्ट रोल ओवर स्टॉक्स में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, कॉम्पटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और डीवीज लैब जैसे कुछ स्टॉक्स थे। वहीं अगर लोवेस्ट रोल ओवर स्टॉक की डेटा देखें तो मुथूट फाइनेंस, जिंदल स्टील, लॉरस लैब, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एनएचपीसी जैसे कुछ स्टॉक्स थे। एफआई के लॉन्ग एक्सपोजर की तरफ देखा जाए तो यहाँ गौर से देखिएगा, जो अगस्त की शुरुआत में एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर आया है वो लगभग 9.6% आया है, काफ़ी कम आया है। जनरली हम देखते हैं कि 20%, 25%, 30% आता है, बट यहाँ पे बहुत कम आया है। अब आखिरी बार ये कब देखा गया था,
तो ये हम अगर मार्च 25 में देखें तो वहां पे भी लगभग 15% के पास थी। नवंबर 23 की सीरीज को देखें तो वहां पे भी लगभग 10.5% थी, और अप्रैल 23 की सीरीज को भी देखें तो वहां 9% थी। दर्शकों को ये ज्ञात करा दें कि अप्रैल 2023 की सीरीज जब चालू हुई थी तो वहां पे एफआई लॉन्ग पोजीशन लगभग 9% आई थी, और उसके बाद अगली 4 सीरीज में यानी कि अगले 4 महीने में निफ्टी ने करीब 15% के रिटर्न दिए थे, वो जो कि लगभग 2600 पॉइंट्स के आसपास थे। वहीं अगर मैं नवंबर 23 की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसकी बात करूं तो वहां पे एफआई लॉन्ग पोजीशन लगभग 10.5% आई थी, और वहां से अगले 4 महीने में यानी कि 4 सीरीज में निफ्टी ने लगभग 17% के रिटर्न दिए थे, जो कि 3200 पॉइंट के आसपास था। अब मार्च 25 की जो हाल ही में सीरीज निकली है कुछ 4-5 महीने पहले, तो अगर मैं मार्च 25 सीरीज की स्टार्ट की बात करूं, वहां एफआई लॉन्ग पोजीशन लगभग 15 से 15.5% आई थी, और वहां से अगली 4 सीरीज में निफ्टी ने अगेन 3000 से 3200 पॉइंट के करीब रिटर्न दिए, जो कि लगभग 13.5% के आसपास था। तो मानसी जी, अगर हम इस बार की लॉन्ग पोजीशन देखें, जैसा कि मैंने बताया लगभग 9.5% की लॉन्ग पोजीशन आई है, काफी घट के आई है। उम्मीद है आने वाले 2-3 सीरीज में निफ्टी एक बड़ा मूव देगा। शेयर बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लिया है, अब लगता है कि एक बड़ी छलांग आने वाली है। मैक्सिमम न्यूज फ्लोज जो आने थे आ चुके हैं। नाउ निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग मूव इन अ मिड एंड लॉन्ग टर्म। ओके, क्या बात है। आपके इस कमेंट को ज़रूर याद रखेंगे, और बड़ी छलांग लगाने के लिए अगर शेयर ने पीछे कदम लिया है तो उम्मीद ये भी करके चलते हैं कि अगस्त सीरीज़ जो है वो बेहतरी दिखाए। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स तो ऐसा ही कह रहे हैं। पिछले 4-5 साल के डेटा पुलकित हमारे सामने रख रहे थे, और अगर देखें तो अगस्त सीरीज़ की तस्वीर अच्छी तो नज़र आती है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की अगर माने तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये डेटा, लेकिन इस डेटा को जितना हो पाए उतना इजी फॉर्मेट में आपके लिए, आसान भाषा में आपके लिए लाने की कोशिश हमने की। पुलकित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हमें बताने के लिए। नई सीरीज़ की शुरुआत में बाजार की चाल कैसी रहेगी? लगातार अर्निंग्स का सिलसिला चल पड़ा, और अब तक जो बूस्ट अर्निंग से नहीं मिल रहा था, मानो थोड़ा बहुत अब मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अच्छे अर्निंग्स आना शुरू हुए हैं। और एफएमसीजी पॉकेट्स पर नज़र होनी चाहिए। एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस जो कि कल बाजार को बेहतरी से संभाल रहा था, और एफएमसीजी मेजर, एचयूएल और साथ साथ इमामी जैसे स्टॉक्स थे जहां अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। एचयूएल के नंबर्स और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, की मेट्रिक जो कहते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ में बढ़त, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। मैनेजमेंट की कमेंट्री और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स एक एक कराना शुरू हुए। तपन, एक टेक आपसे एफएमसीजी बास्केट पर ही जानना चाहूँगी। वैसे तो एफएमसीजी मेजर्स की ही माने तो जहाँ नंबर्स आ रहे थे, इसके अलावा भी इमामी जैसे स्टॉक्स में देखिए 6-6.5% की तेज़ी थी। कंजम्पशन को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। जी मानसी, देखो कल का रिजल्ट जो एचयूएल का है, ऑफ कोर्स नो जो एस्टिमेट थे उससे तो काफी अच्छा है, और वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड अभी रूरल एरिया में बढ़ रही है और अर्बन एरिया में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो रूरल एरिया था वो लैगार्ड था, अभी वहां से हमें थोड़ी तेजी दिख रही है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी देखो तो उन्होंने बोला है कि आगे जाके ऑलमोस्ट 6 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा। देखो एचयूएल जब कमेंट्री देता है ना मैनेजमेंट का, वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि एचयूएल, नेस्ले, ये ऐसी कंपनीज है ना, और आईटीसी जो पूरा एफएमसीजी कवर करती है, तो उनको पता होता है कि पल्स क्या है। तो उन्होंने बोला 6 से 8% का जो रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है आगे जाके। इवन रूरल एरिया में अभी उन्होंने अपटिक कर दिया, अराउंड 6% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ होगा, जो पहले काफी 2 से 4% के आसपास, जो दिखा रहा है कि यहाँ से 1-2 क्वार्टर शायद अच्छे रहेंगे। और जिस तरह से इमामी में देखिए, इवन जो बिजनेस अपडेट्स आए थे, मैरिको के देखिए आप, गोदरेज कंज्यूमर के देखिए, इन सब के बहुत ही पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स आए थे, और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं काफी के। तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल कंजम्पशन में अभी पुश आ रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो लोअर इन्फ्लेशन था उसका बेनिफिट हो रहा है, लोअर इंटरेस्ट रेट कट का भी बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तो और अच्छा होगा। तो ऑफकोर्स कंजम्पशन और प्लस एफएमसीजी, ये एक 2 एरिया है जहां आई थिंक सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें अगर आप कहो तो मेरा सबसे टॉपिक मेरा मैरिको रहेगा यहाँ, और क्योंकि देखो ओवरऑल पूरे पॉकेट में ग्रोथ आएगा, लेकिन वहां जहाँ कॉन्सेंट्रेशन आप डबल डिजिट में ग्रोथ है वहां आप फोकस करें तो ज्यादा अच्छा। लेकिन यस, आई एम वेरी पॉजिटिव, और ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, एफएमसीजी सेक्टर पर एक टेक आपके लिए। लेकिन सिटी यूनियन बैंक कल के सत्र में भी करीब 3.5% तक की तेजी पर क्लोजिंग हमने देखी थी। हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 3.5-4% की बढ़त थी।
नतीजे कंपनी के अच्छे आए हैं, बैंक के अच्छे आए हैं, इनकी ब्याज से आय में बढ़त देखने को मिली है, मुनाफा भी बढ़ा है और साथ ही एसेट क्वालिटी सिनेरियोज भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाजार खुलने के साथ साथ सिटी यूनियन बैंक पर एक रिजल्ट बैक्ड एक्शन नजर आ सकता है। टेक्निकली जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, नई पोजीशंस अगर बनाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी। अगर देखा जाए तो सिटी यूनियन बैंक की बात करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों में हमने सिटी यूनियन बैंक के अच्छा रिकवरी देखने मिला है नीचे से। ऑलमोस्ट अगर देखा है तो मार्च से लेके 145 से लेके स्टॉक प्राइस 130 तक चल चुका है। तो फिलहाल कल लास्ट 2 हफ्ते में थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा था और स्टॉक प्राइस में लग रहा है कि जो सपोर्ट जोन से 200 का उसके आसपास आके रुक गए और कल के ट्रेडिशन में फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि 200 के ऊपर टिक जाता है आज के दिन भी, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रैली शुरू हो सकती है। ऊपर 235 और 240 लेवल तक भी देखने मिल सकते हैं। तो देखिए क्लियरली एक बॉटम फॉर्मेशन बन चुका था, उसका ब्रेकआउट दिया 200 का, तो वहां से फिर से एक बार रिकवरी रैली शुरू हो रही है। तो मुझे लग रहा है करंट लॉस पे अच्छा पैटर्न बन चुका है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली फिर से शुरू हो सकती है आगे भी। और ऊपर लग रहा है कि 230 से 240 लेवल देखने मिल सकते हैं मीडियम टर्म सिनेरियो में। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 198 का और होल्ड रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। और फ्रेश बाइंग के लिए भी मेरे रिकमेंडेशन है, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो करंट लेवल से थोड़ा माइनर डिप्स में मिल सकता है, तो बेटर लेवल से बाई करने के लिए। और जो सपोर्ट जो बताया वही 198 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर के और टारगेट 230 बनेंगे और उसके ऊपर 240 का। एक स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया, लगातार इस पर हमारा फोकस है और रिजल्ट बैक्ड एक्शन बाजार खुलने के साथ साथ इन स्टॉक्स पर जरूर हम देखते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट्स लाइव की शुरुआत होगी, प्री ओपन ट्रेड्स होंगे हमारे सामने, हमारे एक्सपर्ट से लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया जानेंगे, करेंसी की ओपनिंग, कमोडिटी मार्केट का अपडेट, काफी एक्शन पैक रहने वाला है मार्केट्स लाइव। आप इस ब्रेक के बाद भी हमारे साथ ही बने रहें। हरीश जुजारे, तपन दोषी आपको गाइड्स कर रहे थे बाजार को लेकर, लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने फंड मैनेजर हैं आशीष चतुर्वेदी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आशीष जी शो की शुभ शुरुआत कर लेते हैं आपके पिक से। आप जरा बताइए कि अगर किसी को फंडामेंटली कुछ खरीदना हो बाजार में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, तो बताइए क्या खरीदें, और एक बाजार पर भी अपना व्यू शेयर कीजिए कि आपको मार्केट यहां से कैसा लग रहा है। जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए जहाँ तक कि बाजार का सवाल है, हमने देखा कि टैरिफ रिलेटेड जो रिस्क है उसको कल बाजार ने एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और मार्केट ने अपनी जो लोस थे उसी के आसपास हमने ओपन किया और वही लो बना और उसके बाद एक थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को नजर आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार ने बहुत ज्यादा इस न्यूज पे रिएक्ट नहीं किया और एक तरीके से मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी का काफी अच्छा साइन है। और जनरली ऐसे इवेंट्स पे हमने देखा भी है कि बाजार अपने आप को काफी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं स्टेबल रखने की कोशिश पहले भी कई बार किया है और यही अभी भी रिफ्लेक्शन है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार जो है ओवरऑल एक बाय ऑन डिप का ही बाजार हमें नजर आता है, क्योंकि ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी नजर आती है। क्योंकि आप देखेंगे जो पूरा यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो मात्र हमारी जीडीपी का 2.5 से 3% ही उस पर इम्पैक्ट आता है और ये भी अभी श्योर नहीं है कि इसमें भी फार्मा जो है वो एग्जेम्प्टेड है। प्लस साथ ही साथ हमने देखा कि सेमीकंडक्टर या इवन कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो ऑल इन ऑल अभी भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नजर नहीं आएगा। 0.3 से 0.4% ऑफ द ओवरऑल जीडीपी जो है वो एक डेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ रेट। बट अभी भी उस पर भी एक डिस्कशन चल रहा है कि ये टैरिफ रेट भी आगे जाके चेंज होने की संभावना बनती है। तो इसके चलते बाजार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नर्वस नहीं है और ऑलरेडी पिछले 4-5 हफ्तों में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। हमारा ये मानना है 24,400 24,500 एक अच्छे बेस की तरह मार्केट के अंदर में काम करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक थीम्स पे हमारा काफी फोकस है। हमें लगता है कि पूरा जो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो थीम है वो काफी अच्छा रहेगा और यहाँ पर पे प्राइवेट बैंक्स में हमारी प्रेफर्ड बेट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक रहेगी, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार आपके शोज में की। और ये दोनों ही बैंक आप देख रहे हैं बहुत मजबूत रेजिलियंस इस
पूरे मार्केट में दिखा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली एक अच्छे नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है और हमें लगता है कि 2300 से 2400 तक की ट्रेजेक्ट्री एचडीएफसी बैंक के अंदर में देखने को नजर आएगी। आईसीआईसीआई बैंक में 1800 रुपए तक के लक्ष्य हमें लगता है आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर में, थोड़ा 6 महीने का व्यू ले तो वहां पे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को नजर आ सकती है। न्यू एज थीम हमें काफी पसंद है और हमें लगता है इसमें डिलीवरी यानी कि जो ई कॉम एक्सप्रेस जिसने भी एक्वायर किया तो ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। लॉजिस्टिक्स और इस पूरे सेगमेंट की आज सबसे बड़ा प्लेयर डिलीवरी बन चुका है और साथ ही साथ जिस तरह से ई कॉम एक्सप्रेस का उन्होंने एक्विजिशन किया तो अब हमें लगता है कि एक कंसोलिडेटेड लेवल पर रेवेन्यू के टर्म्स में सबसे बड़ा प्लेयर भी है और 28% एबिटा मार्जिन में एक्सपांशन देखने को नजर आएगा बिकॉज ऑफ दिस ई कॉम एक्विजिशन। तो हमें लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक टेक्निकली भी एक अच्छा बेस बना रहा है। 400 रुपए पे 390 पे एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन स्टॉक में हुई और ये बेस लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 520-525 तक की ट्रैजेक्टरी डिलीवरी के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। उसी तरह से आप देख रहे हैं इटर्नल जो कि जोमेटो के नाम से पहले हम जिसको जानते थे, ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि जो ग्रोसरी का जो बिजनेस है, क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, वो काफी अच्छा कर रहा है और अब उसने इवेंचुअली फूड डिलीवरी बिजनेस को क्रॉस कर लिया है इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन। तो ये हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट देखने को नजर आ सकती है। उसका रीजन ये कि मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही है और हमें लगता है धीरे धीरे 5% एबिटा मार्जिन की तरफ इटर्नल का स्टॉक बढ़ेगा और जिसके चलते एक री रेटिंग यहाँ पे भी मेंटेन रहेगी। तो न्यू एज बिजनेसेस में डिलीवरी और इटर्नल ये दोनों ही स्टॉक हमें काफी पसंद है। ईएमएस प्लेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पे अब हमारा फोकस और बढ़ गया क्योंकि जिस तरह से अब हमें लग रहा है कि ये जो एक टैरिफ रिलेटेड रिस्क है तो इंडिया अब अपने और गवर्नमेंट भी जो है वो काफी पुश करेगी ताकि मेक इन इंडिया हो सके, ताकि हम धीरे धीरे इंडिजनाइजेशन के कंटेंट को बढ़ाए और जिसके चलते हमें लगता है कि सिरमा, एसजीएस या एम्बर जैसी जो कंपनीज है जिनके नंबर्स एक क्वार्टर में भी काफी अच्छे आए और हमें लगता है इनके अंदर भी लॉन्ग टर्म में जो टेलविंड है सेक्टर की वो बनी रहेगी। तो सिरमा, एसजीएस और एम्बर ये दोनों ही स्टॉक पूरे न्यू एज थीम में हमें काफी पसंद आते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार ये रिकमेंडेशंस हैं और बढ़िया स्टॉक्स हैं। हम अपनी सोशल मीडिया टीम से गुजारिश करेंगे कि ये पूरा चंक ना ये सोशल मीडिया पर जरूर डालिए क्योंकि समग्रता है इसमें। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर बुलिश 2300-2400 तक के लेवल देख रहे हैं आशीष जी। एचडीएफसी बैंक की 1800 रुपए तक आईसीआईसीआई बैंक जाएगा। डिलीवरी, इटर्नल, सिरमा, एसजीएस, एम्बर ये तमाम शेयर अच्छे लग रहे हैं और इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इस बीच एस्कॉर्ट्स के आई थिंक कि बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर और इस पर हम फोकस करेंगे। अच्छा, उसके पहले बजाज ऑटो के नंबर आ गए। एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है, 1.82 लाख यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी अगर हम कुल बिक्री की बात करें तो उसमें 3% के आसपास की ग्रोथ है, 3.66 लाख यूनिट बजाज ने ये बिक्री क्लॉक की है। एक्सपोर्ट से बड़ी रेवेन्यू आती है, स्पेशली अफ्रीका में नाइजीरिया एक बड़ा मार्केट है बजाज ऑटो के लिए, तो वहां से लगातार सपोर्ट मिलता है। हालांकि हम शेयर में प्री ओपन में थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं और 8,000 रुपए के नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे तपन जी, बजाज ऑटो के आंकड़े आगे, हालांकि शेयर हाल फिलहाल थोड़ा कमजोर रहा है। हीरो मोटो से अगर हम तुलना करेंगे या फिर टीवीएस से तो थोड़ी कमजोरी के साइंस बजाज ऑटो ने दिखाए हैं। ये आंकड़े आपको लगता है कि सपोर्ट कर पाएंगे शेयर को? अभिषेक ये देखिए, बजाज ऑटो में लास्ट टाइम जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी ना, उन्होंने खास करके बोला था कि रेयर अर्थ मटेरियल का उनको एक इशू लग रहा है, आगे जाके उनके ईवी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आएगा। और उस दिन से आप देखो, और उस टाइम पे उनकी कमेंट इतनी अच्छी, तब से वो स्टॉक काफी हद तक गिर गया था। लेकिन देखो यहाँ से जिस तरह से ये आ रहे, वॉल्यूम तो अच्छा लग रहा है, ऑफकोर्स एस्टिमेट्स देखने पड़ेंगे कितने थे, लेकिन मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ से मुझे, क्योंकि ये स्टॉक इतना गिरा हुआ है, तो आगे जाके अगर फेस्टिवल सीजन में उनके वॉल्यूम पीक होते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉक बढ़ भी सकता है। क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखो तो ये स्टॉक अच्छे वैल्यू पे है, ऐसा नहीं कि ये महंगा स्टॉक है। आगे जाके वो ऑलमोस्ट 7% का वॉल्यूम ग्रोथ कह रहे, प्रीमियमाइजेशन और ईवी में भी वो बोल रहे कि अगर ये रेयर मटेरियल का प्रॉब्लम्स हो जाए
तो वहां भी वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। मार्जिन ऑफ कोर्स थोड़ा वीक था, लेकिन वहां मार्जिन में भी ये बोले कि ऑलमोस्ट एबिटा लेवल पे 20% मार्जिन वो स्टेडी रखेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक ठाक रहेगा, सिंगल डिजिट में, नॉट इन अ डबल डिजिट। तो क्योंकि ये वैल्यूएशन डाउन है इसका, और ये ऑफ कोर्स नो अगर ऑफ कोर्स एस्टिमेट के सामने हमें वॉल्यूम देगा तो आई थिंक यहाँ अपटिक आ सकते हैं। मैं थोड़ा पॉजिटिव है ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि ये बेस इसका कम है, तो ये कुछ 1-2 क्वार्टर आई थिंक थोड़ा परफॉर्म भी कर सकता है। ओके सो चलिए, ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स जो हैं एक एक कर जुलाई ऑटो सेल्स के डेटा आ रहे हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं हम आपके स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसमें स्कॉच कोबोटा की ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं। 2.7% कुल बिक्री में बढ़त है, 7,154 यूनिट पर सालाना आधार पर ये बिक्री के आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ साथ बजाज ऑटो भी, ये तमाम ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स और अन्य कंपनियों के भी ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे जो कि हम आपको दिखाएंगे। ऑटो बिक्री के डेटा आज एक बड़ा इवेंट महीने की पहली तारीख के चलते, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा इज़बितासा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडिया से करना चाहेंगे। बाजार खुलने से ठीक पहले कौन से स्टॉक से आज आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने देखा है कि काफ़ी रिमार्केबल जुलाई एक्सपायरी हुआ है, काफ़ी वॉलेटाइल तो ज़रूर था, बट ओवरऑल रोल ओवर्स कुछ सेक्टर्स में काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में मेरा जो पहला पसंदीदा काउंटर है वो रहेगा कंजम्पशन स्पेस में से हिंदुस्तान यूनिलीवर। हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट एक्शन बनते हुए दिखा है। एंड जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं सेक्टर का भी टेलविंड है और काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमने शॉर्ट कवरिंग मूव देखा कल के सेशन में, और रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट फ्यू सेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जिस तरह से हम क्लोजिंग दिए हैं कल के सेशन में वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि बाइंग अभी भी यहाँ पे बरकरार है और यहाँ पे 2600 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 2470 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये का व्यू बाजार खुलने से ठीक पहले हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके आइडियाज। इंडेक्स वाइज आपकी रणनीति शिवांगी, स्टॉक्स कौन से सुझाए आपने? जी बिल्कुल, इंडेक्स की रणनीति अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि निफ्टी में लोअर लेवल से एक सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रांगली नजर आया है। हालांकि 25,000 पे एक साइकोलॉजिकल बैरियर अभी भी इंटैक्ट है। हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव दिखा रहे हैं किसी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन से, और पोजिशनली भी हम 24,442 को रिस्पेक्ट करते हुए दिखे हैं, तो ये पोजिशनल सपोर्ट बनते हुए दिखेगा इंडेक्स के लिए। इमीडिएट बेसिस पे ऑफ कोर्स 24,650 विल बी एन इम्पोर्टेंट लेवल। अपसाइड जो है वो 25,000 के लिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि कुछ जो PSU स्पेस के जो स्टॉक्स है वो अब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लाइन बैंकिंग इंडेक्स में भी हमने देखा है कि एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी कल के सेशन में गिरावट के बाद, और यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट जब तक ये 56,000 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम 57,000 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे 55,550 का एक लेवल इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अब 9 के 9 रत्न की सूची आपको बताने का वक्त हो चला है। हर रोज की तरह शरद दुबे हमारे साथ है 9 के 9 रत्न की लिस्ट लेकर। शरद बताइए। बिल्कुल, नवरत्न में जो है बात करेंगे सबसे पहले आयशर मोटर्स पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे देखिए एबिटा ग्रोथ हालांकि थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर हुई है, और लेकिन ओवरऑल जो है कहेंगे नतीजे जो है अनुमान के मुताबिक देखने मिले हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर इनके नंबर्स अच्छे आते हैं, खासकर कि टू व्हीलर सेगमेंट में जो आप रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट्स को लेके और थोड़ी सी अच्छी अपमूव जो है फैक्टर जो आपका फार्मर सेगमेंट है वहाँ पे भी देखने मिल सकती है CV सेगमेंट में, तो एक अच्छी अपमूव स्टॉक में आ सकती है। ऑटो स्टॉक्स की बात करें, जुलाई ऑटो सेल्स आज आने वाले, थोड़ी देर पहले बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स के भी नतीजे आए थे, और ये लार्जली जो है मिले जुले या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। ट्रैक्टर्स की वॉल्यूम में अच्छी मोमेंटम आएगी, टू व्हीलर्स में एक्सपोर्ट सरप्राइज कर सकता है, कमर्शियल व्हीकल का बेस फेवरेबल है और एक इंफ्रा में पिकअप भी देखने मिल रही है। टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। ब्लूमबर्ग से जो न्यूज़ आ रही है कि JLR CEO स्टेप डाउन कर सकते हैं। एड्रियन मॉडल इनका नाम
और अभी भी टैरिफ डिस्ट्रप्शन के बीच में ही जो है ये रेजिग्नेशन अनाउंस की गई है। वही रिलायंस की बात करें तो अगस्त 29 को अहम एजीएम होने वाली है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। कोल इंडिया इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, म्यूटेड वॉल्यूम है लेकिन रियलाइजेशंस बेटर है, तो नेट जो है थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकती है। शुगर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, बलरामपुर चीनी मिल जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। इस्मा ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इथेनॉल प्राइसेस बढ़ाएं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे कि क्या रिएक्शन जो है इन स्टॉक्स में देखने मिलता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सीईओ एमडी किरिश कौसगी जो है आप कहेंगे कि जो रिज़ाइन कर दें 3 साल के स्टिंट के बाद, स्टॉक के लिए बेहद नेगेटिव है, क्योंकि इनके सामने जो है इनके जो स्टिंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जो है व्यूज़ और चेंजेस कंपनी में देखने मिली थी, और ये जो है एक बड़ा झटका लगा है कंपनी को। स्विगी के लिए कमज़ोर नतीजे आए हैं, गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया जो पहले वो बताए थे, हालांकि नेट लॉसेस बढ़ गए तो स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और जो आखिरी स्टॉक है वो है एनसीसी, जहां पे जुलाई के महीने में लगभग 800 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और नेट इंफ्रास्पेस के लिए भी एक अच्छी मूवमेंट्स देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नौ की नौरत्न की लिस्ट में बताने के लिए। 2 स्पेसेस है आशीष जी, आपसे आपके ब्रीफ टेक्स उस पर जानना चाहूँगी। एक तो ये रोड एंड इंफ्रा कंस्ट्रक्शन वाले स्पेस, और एनसीसी इन पर्टिकुलर मैं रेफर कर रही हूँ, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑर्डर विन के चलते ही फोकस में है, लेकिन प्री ओपन में देखे करीब 4% की तेज़ी है। और दूसरा ये डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस, पिछले 1 महीने में हमने देखा साइडवेज एक्शन था, निचले स्तर नजर आए, गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस से मानो कल के सत्र में नजर आया कि कम बैक करने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं। डिफेंस पर क्या भरोसा बन रहा है ना लॉन्ग टर्म प्ले, क्योंकि काफ़ी आदत हो चुकी है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बढ़िया तेज़ी और रिटर्न्स देखने की इन स्टॉक्स में, शिप बिल्डिंग और डिफेंस इन पर्टिकुलर। सो इन दोनों स्पेसिस पर डिफेंस और साथ साथ कंस्ट्रक्शन रोड इंफ्रा वाले पॉकेट्स पर आपकी राय? जी, तो बिल्कुल, तो देखिए जहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है, स्ट्रक्चरली हम इस पे काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, और पर ये भी समझना होगा कि ये वोलेटाइल स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर पे वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, बट क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी लंबे समय की नज़र आती है, ऑर्डर बुक तो बिल आप देखेंगे किसी कंपनी में 4 साल की, किसी में 8 साल की, और किसी में हमें देखने को नज़र आ रहा है 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 8 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी नज़र आती है। तो इसके चलते ये स्टॉक्स बाय एंड डिप के कैंडिडेट तो बनते हैं, पर जैसे ही ऊपर जाते हैं तो इनका एक वैल्यूएशन जो है पी मल्टीपल के टर्म्स में वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स में बनती है, और इनको थोड़ा सा टाइमिंग करना या इनकी साइकिल्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। और जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी पूरे डिफेंस स्पेस पे आई, और स्टॉक्स अच्छा खासा नीचे में 20-22% की एक प्रॉफिट बुकिंग होके करेक्ट होकर अब कहीं ना कहीं नीचे पे एक लोअर लेवल पे बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब यहाँ पर पे एक बाइंग का इंटरेस्ट बनना लाजमी है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है, और सेक्टर की जो टेलविंड है वो स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है वो काफी स्ट्रांग है, बजटरी एलोकेशन भी स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सही कहा कि अब करंट लेवल्स पर यहाँ पर डाउन साइड हमें कम नजर आती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भी बेस बनने में थोड़ा समय लगेगा, कंसोलिडेशन होंगे, स्टॉक भले ही गिरावट ना है, पर यहाँ से इमीडिएट कोई अपसाइड नजर नहीं आती। बट यहाँ पर अगर से प्रेफर्ड बेट लेनी हो तो मैं जाऊंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें जो इंजिन के साथ इनका अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करार हो चुका है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि HAL में एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 4300 पे एक बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है, और यहां से अगर से स्टॉक अपसाइड दिखाता है तो 5500 तक की पोजिशनल एक अपसाइड मुझे लगता है HAL के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जहां तक कि रोड इंफ्रा का सवाल है, वहां पर हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी भी लंपीनेस है, और शायद यहाँ पर पे इस स्पेस को हम थोड़ा भी समय पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, रोड इंफ्रा को अवॉइड कीजिए, डिफेंस में मौके बन रहे हैं। HAL प्रेफर्ड पिक है, और HAL ने संभलने के संकेत दे भी दिए हैं। जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी ऐसा लगता है कि हो गई है, और आज भी देखिए ये तेजी के साथ ये शेयर खुलने जा रहा है। 4500 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। थोड़ी देर में बाजार की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो हम देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी करीब 130 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा था, निफ्टी सेटल हुआ है सिर्फ 30 अंक नीचे। तो एक बेहतर शुरुआत, मतलब जो उम्मीद थी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की जो गिरावट होगी वो 64-65 अंकों की शुरुआत में दिख सकती है। लेकिन पीएनबी हाउसिंग ये बड़ी गिरावट पर आज खुलने के संकेत दे रहा है।
शायद 10% ये शेयर गिर के खुले, क्योंकि गिरीश कोसगी जो कि एमडी एंड सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 3 साल के कार्यकाल के बाद कंपनी को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है। तपन जी, पीएनबी हाउसिंग, अब ये एमडी एंड सीईओ साहब जा रहे हैं कंपनी से, गिरीश कोसगी साहब, और ये 10% की गिरावट, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा ओवर लग रहा है, गिरावट ओवर डन है? ये क्या करना चाहिए शुरुआत होने पर? अभिषेक, ये देखो, पीएनबी हाउसिंग ने तो बहुत अच्छा ओवरऑल रिजल्ट भी दे रहे हैं और काफी हद तक रिकवरी भी अच्छी खासी आई है पीएनबी हाउसिंग। ऑफ कोर्स ये सीईओ काफी पाइवटल थे ग्रोथ के लिए, अभी वो स्टेप डाउन हो रहे, तो अभी देखना पड़ेगा मैनेजमेंट यहाँ से आप किसको अपॉइंट करो, किस तरह से आगे क्लू आएगा। 10% मुझे कुछ ज्यादा लगे। ऑफकोर्स ये प्री ओपनिंग है, लेट्स सी कि जब मार्केट ओपन होता है तो कितना गिर रहा है वो। लेकिन आई थिंक ओवरऑल हाउसिंग में, फाइनेंस में, तो आई थिंक ये स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर मैं देखूं आगे भी वो 16% CAGR का ग्रोथ बोल रहे हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट इन पीएनबी हाउसिंग में 50% से ज्यादा रहता है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कुछ 3.7 के आसपास का गाइडेंस है इनका, तो ये बहुत ही अच्छे गाइडेंस है। आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि इनमें जी जी ठीक है, तपन जी आपके पास आएंगे। बाजार खुलने वाला है, चलते हैं, देखते हैं मार्केट की शुरुआत कैसी होती है। तो शुरुआत हो गई है और 30 अंक नीचे खुलने के बाद निफ्टी समला, थोड़े सा हम देख रहे हैं कि हल्का सा वोलेटाइल है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 65 अंकों को गिरावट, तो जितनी कमजोर शुरुआत की आशंका थी बाजार में, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ज्यादा कमजोरी नहीं है। 45-50 अंक आपको निफ्टी नीचे दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो रिलेटिवली थोड़ी सी बेहतर शुरुआत निफ्टी बैंक की हुई है। हरे निशान में भी निफ्टी बैंक आ गया है, 55,965 ये लेवल आपको दिखेगा। और एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है सपोर्ट, 2020 का भाव एचडीएफसी बैंक का। हरियाली में शुरुआत आज की है। निफ्टी है 50 अंक 40 अंक नीचे, 24,700 के लेवल को फिलहाल होल्ड करने की कोशिश है। सेंसेक्स 81,000 के पास है, 130 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं सेंसेक्स में। अच्छा ठीक है, देखते हैं कि बड़े जो शेयर्स हैं आज कहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, कहां से प्रेशर बन रहा है। आयशर के नतीजे आए। आयशर हम देख रहे हैं कि करीब 1% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। नेस्ले में तेजी करीब 1% के आसपास की है। हीरो मोटो करीब 0.25% ऊपर है। एचयूएल के शेयर को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। एचयूएल में बढ़िया तेजी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। कल के शानदार रफ्तार के बाद एचयूएल में जोश आज भी कायम होता हुआ दिख रहा है। करीब 5% ऊपर, 2650। तो कल 3.5%, आज के 4%, 2 दिन में करीब 8% एचयूएल चल गया, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर अच्छे रिपोर्ट किए और जो अर्बन ग्रोथ को लेकर थोड़ी स्लगिशनेस थी वो भी दूर होती हुई दिख रही है। तो एचयूएल आज का हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द पैक, ओपनिंग का खिलाड़ी आप कह सकते हैं एचयूएल को। लेकिन आज अगर हम गिरावट की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम कंपनीज को कहा है कि आप अपनी दवाओं के दाम घटाइए, 18 कंपनियों को उन्होंने ग्लोबली ऐसा कहा है। और फार्मा शेयरों में हम कमजोरी देख रहे हैं। सन फार्मा के तो खैर नतीजे भी आए थे, नतीजों का भी असर दिख रहा होगा। सन फार्मा कमजोर है करीब 3%। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिप्ला में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। आईटी में गिरावट थम नहीं रही है। इन्फोसिस, विप्रो ये कमजोर दिख रहे हैं। और ओएनजीसी, टाटा मोटर कुछ और शेयर हैं जहां पर आज हमें कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो लगभग बराबरी का मामला है। 1023 शेयर इस वक्त कमजोर हैं और 1052 शेयर, 1023 शेयर मजबूत हैं, 1052 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में फिर से देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी बैंक में हो गई है। एचयूएल में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट चेकिंग थोड़ी सी, 3% की तेजी। आयशर करीब 2% ऊपर। टाटा कंज्यूमर मजबूत। नेस्ले में तेजी हम देख रहे हैं। तो कंजम्पशन में आज माहौल अच्छा है। ट्रेंड में भी तेजी है। इटर्नल में डिस्क्रिशनरी वाला जो खेमा है वहां पर भी बड़ी बाइंग अच्छी हो रही है। एशियन पेंट्स में भी हम तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा ये देखते हैं कि आज सेक्टोरल जो पिक्चर है बाजार की वो किस तरह की बन रही है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि फार्मा में करीब 1.25% की नरमी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आईटी कमजोर है करीब 0.5%। मेटल, ऑयल एंड गैस आज भी ये कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन जहां से बाजार को सपोर्ट है, जो हमने कल देखा एफएमसीजी इंडेक्स बढ़िया सपोर्ट दे रहा था। एफएमसीजी इंडेक्स में आज भी 1.5% की तेजी है।
इसके अलावा निफ्टी ऑटो में हल्की सी तेजी, क्योंकि जो सेल्स के फिगर आए जुलाई के शुरुआती जो नंबर आए वो तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, चाहे अगर हम स्कॉट्स के देखें या फिर बजाज ऑटो के। पावर में थोड़ी सी बाइंग है, रियल एस्टेट में हल्की सी बाइंग है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप हल्के से गेंस के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर हल्की सी नरमी है। तो बाजार स्थिर होने की कोशिश करते हुए निफ्टी बैंक 90 अंक नीचे, निफ्टी करीब करीब 60 अंक नीचे। और आज के जो टॉप लूजर्स हैं वो हैं फार्मा स्टॉक्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, आईटी फार्मा, ये आज सेगमेंट कमजोर हैं। ऑटो और एफएमसीजी ये आज मजबूती के संकेत दे रहे हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। वायदा में कहां पर तेजी है, आप देखेंगे कि आयशर में करीब 3.5% की तेजी, जियो फाइनेंशियल 3% ऊपर, एबी कैपिटल आज आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज नरम है। महानगर गैस में कमजोरी है, सीएससी के शेयर में फिलहाल आप कमजोरी देखेंगे। एक बार बड़े मूवर्स की लिस्ट जरा चेक कर लेते हैं कि कहां पर आपको बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग का जरा शेयर लेकर आइए, क्योंकि गिरीश कोसगी एमडी एंड सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा, 3 साल का उनका कार्यकाल रहा। बड़ी गिरावट हम पीएनबी हाउसिंग के शेयर में देख रहे हैं, करीब करीब 10.5% के आसपास की। इसके अलावा सन फार्मा, आईआईएफएल फाइनेंस, स्ट्राइड्स फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में देख रहे हैं। अगर हम बड़े मूवर्स की बात करें तो होटल स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे बाजार खुलने से पहले तपन जी। शार्लेट होटल्स में बढ़िया तेजी, इसके अलावा टीम लीज, चंबल फर्टिलाइजर कुछ अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचयूएल में अच्छे गेंस हैं, कल की तेजी को बढ़ा रहा है। रेडिको खेतान में अच्छी तेजी है 3% के आसपास की। डाबर आज हमारे एक्सपर्ट की पिक थी, शरण लीलानी ने आपको ये शेयर सुझाया था बाजार खुलने से पहले। डाबर में तेजी हम देख रहे हैं। आयशर, सिटी यूनियन बैंक, कुछ और शेयर हैं जहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझते हैं कि अभी आपको दांव कहां पर लगाना है, और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। $24,700 के करीब इस वक्त निफ्टी में शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। वोलेटाइल इंडेक्स वाइज मार्केट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर। सिटी यूनियन बैंक और चंबल फर्टिलाइजर दोनों स्टॉक बाजार खुलने से ठीक पहले हमने हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय ली थी और दोनों स्टॉक्स में बढ़िया तेजी के साथ कामकाज, शार्प अपसर्जेस, रिजल्ट बैक्ड एक्शन। लेकिन हमारे फोकस रेडार पर बाजार खुलने से पहले ये स्टॉक्स थे। 3% की तेजी ओपनिंग के खिलाड़ी में इन्हें लिस्ट डाउन कर सकते हैं एचयूएल के साथ साथ। एचयूएल येट अनदर सेशन, लगातार हम देख रहे हैं कल के सत्र से ही स्टॉक में तेजी की चाल है। 6% की तेजी चंबल फर्टिलाइजर में और साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी 3% की तेजी पर इस वक्त कारोबार खुलता हुआ। और ओपनिंग का फीसदी पीएनबी हाउसिंग करीब 10-11% तक की बिकवाली का दबाव, 883 के स्तर। सो ओपनिंग का फीसदी पीएनबी हाउसिंग और आज का ओपनिंग का खिलाड़ी एचयूएल और साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर और सिटी यूनियन बैंक भी है, जो कि ओपनिंग के खिलाड़ी ही माने जाएंगे। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और शुरुआत के साथ साथ बाजार की ट्रेडिंग आइडियाज उनकी तरफ से क्या हैं। शिवांगी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कैसे देख रही है मार्केट की इस ओपनिंग को और स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या होगी? अगर इस मार्केट की ओपनिंग को देखें तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस जरूर है, बट ओवरऑल कंसोलिडेटिव मोड में है। ऑफ कोर्स फ्राइडे भी है, तो हम देख रहे हैं कि कल एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन के बाद आज थोड़ा कूल ऑफ, आज थोड़ा ब्रीदर लेते हुए दिख रहा है इंडेक्स। तो बिल्कुल हम लेवल्स को ध्यान रखते हुए बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति ही अप्लाई करें यहाँ पे। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रहा है, पर मेरी नजर यहाँ पे इंडिगो है। इंडिगो में हमने कल के सेशन में बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखी थी और पूरे वीकली लॉसेस को कवर करते हुए दिखा था कल के एक सेशन में। आज हम देख रहे हैं कि फॉलो अप भी काफी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं आईवी स्कूल ऑफ के साथ, वो एक इंडिकेशन है कि कंफर्टेबल बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है एक अच्छे अपसाइड मूव के लिए। तो यहाँ पे 6100 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 5750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटरग्लोब एविएशन, इनफैक्ट कल के सत्र में भी स्टॉक में हमने अपसर्ज देखा था। नतीजों के बाद मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत करी थी, उनके प्लान्स को लेकर
लेकर। और नंबर्स की अगर बात करें, आय में करीब 5% की बढ़त इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिली थी, कि मुनाफे के फ्रंट पर कंसर्न जरूर थे, लेकिन टारगेट 6100 के यहाँ से आगे ऊपर की तरफ नजर आ सकते हैं। 5750 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हरीश, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो मार्केट में जिस तरीके से खुला है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में बिल्कुल वहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। एफएमसीजी का स्टॉक रहेगा मेरा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। अगर देखा जाए तो गोदरेज कंज्यूमर कल के ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा मोमेंटम बनाया था, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम और ऊपर की ओर, जो मुझे लग रहा है कि ऊपर 1380 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 1 to 3 सेशंस में। और मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1218 का, और ऊपर का मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है कि 1380 के लिए। तो चलिए, एफएमसीजी बास्केट पर भरोसा अब भी कायम और बढ़ता हुआ लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का। गोदरेज कंज्यूमर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, अच्छे खासे एक्शन के साथ इस स्टॉक में कामकाज और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार। तपन, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट की शुरुआत को, और आपकी तरफ से फंडामेंटल व्यूज क्या होंगे? मानसी, देखिए दो पॉकेट में अच्छे खासे ना मूव्स आ रहे हैं। एक है पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट काफी ठीक ठाक आ रहे हैं। इवन ये जो एफएमसीजी पैक जो हमने ऑलरेडी पहले भी बात की ना, काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से डोमेस्टिक फैक्टर्स में आई थिंक आप एफएमसीजी में फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या होगा कि लोअर इन्फ्लेशन का, और इसमें क्या होगा मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके रॉ मटेरियल प्राइस सस्ते हो रहे हैं, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे, और वॉल्यूम अपटिक भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो मुझे यहाँ एफएमसीजी में दो स्टॉक, एक तो मैरिको और टाटा कंज्यूमर, दो स्टॉक मेरे एंड से रहेंगे, जो मुझे लग रहा है कि कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैरिको पर लगातार मोहर लगती हुई, और इनफैक्ट बाजार खुलने से भी पहले तबन की तरफ से उनका कन्वेक्शन मैरिको पर आया था। टाटा कंज्यूमर को भी एडअप किया है लिस्ट में। शिवांगी, चंबल फर्टिलाइजर पर भी आपसे टेक जानना चाहेंगे। गुड सेट ऑफ नंबर्स के दम पर आज स्टॉक में हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं, 5% की तेजी, इनफैक्ट बाजार खुलने के साथ साथ तो ऑलमोस्ट 6% चल गया था। स्टॉक ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का हुआ है। 540 के स्तर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उन्हें क्या करना चाहिए? चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो मंथली बेसिस में एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि स्टॉक ने पिछले 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन बेस को तोड़ा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आज थोड़ी बहुत एक पुलबैक मूव जरूर देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल स्टॉक में अभी भी बाइंग शैलो है, और यहाँ पे थोड़ा मेरा नजरिया रहेगा कि हम वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें बाइंग के लिए। थोड़ी और कंसोलिडेशन और टाइम वाइज करेक्शन बाकी है स्टॉक में। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर करीब 5% की तेजी फिलहाल शेयर में हो रही है। वेट एंड वॉच की सलाह है। निफ्टी 65 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 150 अंक नीचे, और आज का जो टॉप लूजर है सन फार्मा, करीब 5.5% की गिरावट, क्योंकि इनके प्रॉफिट में 20% की गिरावट आई है। हालांकि रेवेन्यू 9% बढ़ा है, लेकिन कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि तेज पिटाई हो रही है शेयर की। आज गिरावट ज्यादा है, थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी आ रहा होगा। ट्रंप के स्टेटमेंट आए हैं जो दवाओं के दाम घटाने को लेकर, उसका भी असर आ रहा होगा, और टैरिफ को लेकर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि फार्मा पर टैरिफ को लेकर क्या करेंगे ट्रंप। आज आप देखिए सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे के सारे शेयर आज गिरावट के शिकार होते हुए आपको दिखाई देंगे। अरविंदो डिवीज में तो गिरावट ज्यादा है, अरविंदो करीब 4% नीचे है, डिवीज में भी गिरावट हो रही है। तपन जी, फार्मा में करना क्या है? और सन फार्मा 5.5% टूट गया, कल भी हमने गिरावट देखी थी। दूर रहें या फिर थोड़ी बाइंग की कोशिश करनी चाहिए? अभिषेक जी, देखो जैसे आपने ट्रम्प का बयान सुना ना, तो वो एक तरह की वीकनेस आई जाती है सेक्टर में, क्योंकि अभी तक फार्मा सेक्टर को टच नहीं किया गया। तभी उन्होंने डायरेक्टली बोला है कुछ कंपनी उस पे वो एक्शन लेने वाले हैं। तो ये सब चीजें की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट फार्मा में आते हैं। और देखो अभी भी अनिश्चितता है कि किस तरह से टैरिफ आएंगे, तो ऑफकोर्स फार्मा सेक्टर थोड़ा वीक इसके लिए रहा है। लेकिन अगर आप बाकी सब, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इन सब देखें तो सन फार्मा ऑफकोर्स अगर कल का रिजल्ट अच्छा नहीं था, ओवरऑल अगर आप देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में फॉल था। तो यहाँ मुझे ऐसा लग
रहा है कि ये थोड़ा अभी भी यहाँ से थोड़ा वीक लग रहा है, सन फार्मा थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं फार्मा में बुलिश हूँ। देखिए ये कुछ भी करेंगे ट्रम्प, इतना बड़ा भी टैक्स नहीं लगाएंगे और थोड़े सिलेक्टेड पॉकेट्स में लगाएंगे। हमें बस वो देखना है कि सिलेक्टेड पॉकेट्स में जो भी फार्मा कंपनी, उसमें थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से टैकल किया जाएगा। लेकिन फार्मा में ओवरऑल बुलिश हूँ। अगर आपको फार्मा में जाना है तो आई थिंक सिप्ला एक अच्छा स्टॉक होगा जो कोई देख सकता है, और ओवरऑल उनका जो जिस तरह से ग्रोथ है, जिस तरह से पेटेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक वहां से काफी अच्छा ग्रोथ है। इवन लुपिन भी एक लार्ज कैप में मैं देखाऊंगा। लेकिन यस, फार्मा में बुलिश हूँ। ऑफ कोर्स ये वीकनेस है तो थोड़ा यूज कर सकते हैं इन्हें सिलेक्टिव बाइंग के लिए। ठीक है, ये व्यू हो गया। लेकिन जो फार्मा इंडेक्स है निफ्टी का, अभी आप देखिए करीब 3.25% की गिरावट है। और जो फार्मा शेयर हम देख रहे थे कि लगातार 6 सत्र की तेजी आई थी, बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। आज वही फार्मा इंडेक्स बाजार के लिए थोड़ा विलेन टाइप से काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी जो गिरावट फार्मा की आ रही है ना, पिछले महीने भर में तो नहीं दिखी है। 2.5% नीचे फार्मा का इंडेक्स और सारे के सारे शेयर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 22,200 पर है। तो बाजार के लिए स्थिति वही जंपिंग फ्रॉग्स वाली है कि और कोई न कोई सेगमेंट बाजार का मूड खराब करने के लिए आ जाता है। और निफ्टी की आप कमजोरी देखिए, वो बढ़ के हो गई है करीब 90 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक करीब 160 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि जो मार्केट की ब्रेथ है अभी भी वो बेहतर है। करीब 1300 शेयर तेजी के हैं और 1050 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन सन फार्मा 5.5% नीचे डे लो पर फिलहाल, और उसके नीचे सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज आपको दिखाई देंगे। गिरावट बढ़ रही है वहां पर। लेकिन शरण लिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड करना है और आपने ओपनिंग ट्रेड्स के लिए कौन से शेयर चुने हैं? आपके डाबर ने तो आज अच्छे शुरुआत की है। तो अभिषेक जी, मेरे वही 2 ट्रेड है। एक और आप ऐड कर सकते हैं, टाटा कंज्यूमर भी बाय कर सकते हैं। एक अच्छे कंसोलिडेशन के पास ब्रेकआउट लेवल से अच्छा ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली आज पूरा एफएमसीजी पैक ही बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक अराउंड 1% आप है, मगर आप फिर भी एंट्री कर सकते हैं 1085 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1050, 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। आप टारगेट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं 1110 एंड 1150 के टारगेट्स के लिए। मुझे एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिख रहा है चार्ट्स पे। छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 1150 ऑड लेवल्स पे। मुझे लगता है वहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टॉक को और भी ऊपर लेके जा सकती है 1200 के तरफ। चार्ट्स पे बहुत ही अच्छा है। 200 डे EMA के आसपास से रिवर्सल देखने को मिल रहा है और FMCG पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, FMCG में पूरा का पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। शरण, मैरिको में भी हम देख रहे हैं कि 700 के नीचे जाने के बाद रिबाउंड आ तो रहा है, लेकिन थोड़ी रफ्तार धीमी है। मैरिको पर भी दांव लगा सकते हैं क्या? डेफिनेटली अभिषेक जी, मैरी को तो मैंने 3-4 बार पहले भी दे चुका है, टारगेट भी हिट कर चुका है। थोड़ा सा बीच में वीकनेस देखा था, निफ्टी के साथ FMCG भी डाउन जा रहा था, मगर जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री आ रहे हैं, एक अच्छा खासा आपको पूरे सेक्टर में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। FMCG अमेरिका की भी बात करें तो 100 डे EMA से अच्छा रिवर्सल देखा है। पिछले 5 दिनों में एक ग्रीन कैंडल देखने मिला है बैक टू बैक। छोटा सा रेजिस्टेंस है 720 के आसपास। अगर वहाँ पे उसके ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करता है तो आप 740 से 750 के लेवल देख सकते हो। ओके, तो चलिए FMCG बास्केट एक बार स्टॉप लॉस शरण आप अपने बता दीजिए। तो आज के डेट में तो मेरा कॉल था पहले टाटा कंज्यूमर, उसमें आप 1050 के आसपास स्टॉप लॉस मैंने कहा था। हाँ बराबर है, 1050 के स्टॉप लॉस से 1150 के टारगेट्स पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये शरण लिलानी की तरफ से उनके ट्रेड्स। लेकिन फार्मा सेक्टर में आज काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कमज़ोरी, और इस गिरावट को क्या खरीदारी का मौका समझना चाहिए, एंट्री अपॉर्चुनिटी, और इनफैक्ट पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो फार्मा बास्केट भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा वॉलेटाइल मार्केट में फार्मा का पूरा सेक्टर जो है, इसमें हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम्स, CDMO सब कुछ काफ़ी चल रहा था। इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी शिवांगी कहीं ढूंढी जा सकती है? जी बिल्कुल, फार्मा स्पेस में अगर हम बात करें कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी की, सो एक काउंटर रहा है। हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स में मोस्टली गिव अप होते हुए दिखा है, बट ग्लेनमार्क एक ऐसा काउंटर है जो पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है।
और हायर बेस पे भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। हालांकि इसमें जो है अपसाइड अभी कैप्ड नजर आ रहा है, तो एक छोटे टारगेट्स के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। राउंड अबाउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2150 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे 2075 की एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें। सेक्टर को अगर प्ले आउट करना है तो ये स्ट्रैटेजी और इन स्क्रिप्ट्स पर फोकस करके आप चल सकते हैं। तबन आपसे एक फंडामेंटल आउटलुक भी जानना चाहेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पूरे बास्केट में। इनफैक्ट फार्मा के साथ साथ कुछ और स्पेसेस भी हैं जहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार की सेक्टर स्पेसिफिक चाल में एफएमसीजी और एनर्जी ही है जो बाजार को संभाल पा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटो, मिड सेलेक्ट, मेटल, आईटी, फार्मा इसी कह सकते हैं क्रम में गिरावट झेल रहे हैं। रियल एस्टेट में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी तपन आपके हिसाब से, या फिर इस सेक्टर को फिलहाल वॉच लिस्ट में डालें? रियल एस्टेट सेक्टर का मानसी देखो, जो रिजल्ट्स आए इतने कुछ ग्रेट नहीं आए, काफी वीकनेस कुछ कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी दिखी है हमने। जैसे लोडा का इतना कुछ ग्रेट रिजल्ट नहीं आया, इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी नहीं आया था इवन। तो ये कुछ पॉकेट में मैंने देखा है कि इवन देखे ना तो आगे जाके भी लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी, खास करके जहां प्रीमियम प्रॉपर्टीज है वहां मुझे स्लगिशनेस दिख रही है। कुछ कुछ स्टॉक देखे, जैसे डीएलएफ ने कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट दिया था और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है डीएलएफ का, लेकिन बाकी सब में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और प्लस थोड़ा आईटी का ये जो माहौल हुआ है कि जो टीसीएस के बयान के बाद भी एक वो भी है कि रियल एस्टेट में आपको पता है कि बेंगलोर हो, पूना हो, वहां है ना काफी हद तक आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां भी मुझे लग रहा है इन सब पॉकेट्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी। तो आगे जाके ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसका सपोर्ट मिलेगा इनको, लोअर इन्फ्लेशन है, लेकिन जब आईटी सेक्टर जितना थोड़ा होता है तो उसका 1-2 क्वार्टर में थोड़ा इंपैक्ट आपको दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वॉच करके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सिलेक्टेड पॉकेट्स में अफोर्डेबल हाउसिंग में जाओ तो बेटर रहेगा। प्रेस्टीज एस्टेट हो गए, वैसे अगर प्रीमियम में जाए तो डीएलएफ इज अ कंपैरेटिवली सेफ बेट, लेकिन अदरवाइज आपको ये पूरा रिजल्ट सीजन एक बार देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक रियल एस्टेट आपको इनफ मौके देंगे 1-2 क्वार्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच में रखूंगा, तुरंत में जाके इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। तो चलिए वॉच लिस्ट में रखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हम पिछले कुछ सेशन से इस सेक्टर में देख रहे हैं, टुवर्ड्स डाउनसाइड एक्शन अब नज़र आता है इनमें। लेकिन 2 और स्टॉक से हरीश आपसे टेक जानना चाहेंगे। एक तो अडानी ग्रीन इस वक्त शार्प अपसर्ज नज़र आ रहा है। बाजार की शुरुआत के साथ साथ स्टॉक में एक अप मूव ही देखने को मिला। एट दिस पॉइंट भी हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और दूसरा आईटीसी, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से ताल्लुक रखता हुआ ये स्टॉक, और आईटीसी के नतीजे भी आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले स्टॉक में एक मूव है, एक एक्शन है। दोनों स्टॉक्स पर आपका टेक्निकल नजरिया? पांच जी, पहले हम लोग अगर अदानी की ग्रीन की बात करते हैं, देखिए अदानी ग्रीन में एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है बहुत ज्यादा दिनों से, लेकिन नीचे में देखा है तो सपोर्ट्स बिल्कुल बने हुए हैं। स्टॉक 970 के आसपास सपोर्ट्स लेके मल्टीपल टाइम्स रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे देखा है तो 1065 के पास से अभी कैप बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन में कंटिन्यू हो सकता है अदानी ग्रीन जब तक क्योंकि जो लेवल है 1060 का वो 200 डे मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर नहीं टिकता है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए परस्पेक्टिव मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 1060-1065 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी तक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि 1060 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक प्राइस, तब भी जाके एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि फिलहाल कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर बाइंग है तो किसी के पास तो ऊपर 1060 के पास एक बार एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर टिकता है तब भी जाके फ्रेश बाइंग करे। तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक में अवॉइड का रिकमेंडेशन रहेगा मेरा अदानी में। वेयर आईटीसी देखते हैं, देखिए आईटीसी में देखा जाए तो एक नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, तो लेकिन तो ऐसा भी देखा है तो नीचे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस भी बन रहा है ऊपर 425-430 लेवल्स के आसपास। लेकिन एक चीज है कि नीचे लेवल से बिल्कुल बाइंग डिमांड देखने मिल रहा है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम का ग्रोथ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक अपसर्ट देखने मिल सकता है जो कि 440-445 लेवल्स तक शॉर्ट टर्म में। तो बाइंग मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे भी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 410 का, और ऊपर टारगेट बनेंगे 425 बाद में 440 का। तो इस
इस लेवल के शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एफएमसीजी पैक में बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है, इस स्टॉक में भी बिल्कुल लगता है कि एक बार मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है आगे भी। तो ऊपर बाइंग करंट लेवल्स पे रिकमेंडेशन रहेगा आईटीसी में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 410 का, और 405 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट बनेंगे 425 और 440। तो 25,440 के टारगेट होंगे आईटीसी। और आईटीसी हमने देखा है कि रिजल्ट से पहले थोड़े सा ना वीक रहा है शेयर। हालांकि आज आपको ये ऊपर दिखेगा 414 रुपए के प्राइसेस है, लेकिन 440 से गिरते गिरते ये शेयर आ गया 410 रुपए के आसपास। उम्मीद करेंगे जैसे अब एचयूएल ने एक तरह से ट्रेंड सेट कर दिया है और बाकी कंजम्पशन वाले शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं। इस बीच एनएमडीसी को लेकर एक खबर आ रही थी कि इन्होंने लंप और फाइन्स की कीमतें बढ़ाई हैं एनएमडीसी ने। एनएमडीसी हालांकि 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एक डिसेंट सी रफ्तार हमने देखी है, एक रेंज का ही शेयर रहता है वैसे एनएमडीसी पर शिवांगी आपसे व्यू जाना चाहिए, कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? अच्छा ठीक है, शिवांगी हमारे साथ नहीं है, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शरण, एनएमडीसी कोई आपको मूवमेंट बड़ी दिख रही है, ट्रेड लें या अवॉइड कर दें? अभिषेक जी एकदम अवॉइड है, बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक है, ज़्यादा मूव आते नहीं है ट्रेडिंग के लिए। इससे तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। आज भी अगर देखो ऊपरी स्तरों से स्टॉक में आपको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है 72-72.50 से, तो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है। मेटल पैक ही थोड़े समय के लिए मेरे तरफ से तो अवॉइड ही रहेगा जब तक ये टैरिफ के न्यूज़ सेटल नहीं हो जाते। एफएमसीजी सेक्टर में ध्यान दीजिए, फार्मा में थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बायोन डिप्स की काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जो थोड़े करेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे आप एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऑटो पैक में भी रिजल्ट्स डिसेंट आ रहे हैं, एमएनएम, आइचर, टीवीएस मोटर, ये स्टॉक्स में देखिए ट्रेडिंग के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। तो में आप मौके खोजिए। हालांकि ऑटो इंडेक्स हम देख रहे हैं कि करीब आधे % की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन मेटल में वैसे भी माहौल थोड़ा सा ना वीक है आज। आप देखेंगे टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेल्को, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स आज फिर से वीक हो रहा है, 650 रुपए के आसपास के प्राइसेस टाटा मोटर्स के। तो हमने देखा था कि ये जो शेयर था गिर के 450 रुपए के आसपास, 550 के आसपास तक गया, 548 आई थिंक इसका लो होगा 52 वीक का। वहां से रिकवर करके 720-725 गया और फिर से कमजोरी टाटा मोटर में। आज ये देखिए 1.5% नरम है, 650 के प्राइसेस हैं। तपन जी, टाटा मोटर क्या करें? बाकी ऑटो में तो थोड़ी हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है, लेकिन टाटा मोटर की ये दिक्कत है, ये क्या करना चाहिए अभी? इटालियन कंपनी है, उन पे एक्विजिशन की बात आई थी और वो एक मेजर ट्रिगर रहा टाटा मोटर्स का फॉल के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा एक्विजिशन है। ऑलमोस्ट अगर आप कह सकते हो ना कि जो जैगुआर था उससे भी डबल साइज का है, और ना ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉलर्स, ओके। तो और लेकिन उसका जो मार्जिन है, जो क्योंकि वो है ना ट्रक और वो सब में नो उनका ऑपरेशन है, और उनका जो मार्जिन है कंपेरेटिवली काफी लोअर है, आई थिंक 4 और 5% की वजह से। तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, मार्केट को लगा कि भाई इतना बड़ा एक्विजिशन तो करो लेकिन लोअर मार्जिन। अब वो यूरोपियन मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, ईवी में एक अच्छा खासा उनका एक्सपोजर है, ये सब है। और जो मैनेजमेंट बोल रही है कि आगे जाके इवो को ऑलमोस्ट उनका एक्सपोर्ट बूस्ट करेगी। अब वो टाटा मोटर जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007-8 में जब वो जैगुआर का एक्विजिशन है, क्या सेम रिपीट होगा इसके साथ, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट को जब इतना बड़ा एक्विजिशन होता है थोड़ा नो पता नहीं चलता कि आगे जाके क्या होगा। अगेन ये क्यों कर रहे, क्योंकि आगे जाके कमर्शियल व्हीकल वो स्पिन ऑफ कर रहे, तो ऑफ कोर्स ये जो नया एक्विजिशन है वो नए स्पिन ऑफ में चला जाएगा। लेकिन मार्केट थोड़ा उसके वजह से नो, एक तो ऑलरेडी आप देखो जैगुआर लैंड रोवर के नो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे पिछले 2 महीने से, और उसका तो प्रेशर है, ऊपर से ये नया एक्विजिशन की बात आई, तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके वजह से आप देखिए कि स्टॉक गिरा। इवन मैं भी अभी टाटा मोटर के बारे में क्या हूं, मैं थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन ये नए एक्विजिशन से इवन आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से क्या करना है, तो मैं तो बिल्कुल आई थिंक अवॉइड
इसका आने ठीक है। दीजिए रिजल्ट और सब कुछ क्या कमेंट्री आती है, फिर यू कैन टेक अ डिसीजन। अदरवाइज अभी के लिए मेरा अवॉइड है, क्योंकि बहुत Absolutely. अनिश्चितता ये स्टॉक के बारे में हो गई है। ओके ओके, काफ़ी अनिश्चितताएं हैं और इसी के चलते इसे वॉच लिस्ट में रखें, रादर अवॉइड करें। लेकिन फार्मा सेक्टर की तरफ वापस लौटते हैं। बाजार के खुलते ही आज फार्मा सेक्टर, वो सेक्टर जहां हम हर दिन एक्शन देखते हैं, इस सेक्टर की तबीयत क्यों खराब हुई? एक डिटेल रिसर्च लेकर सृष्टि अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूएस की फार्मा कंपनीज पे प्रेशर तो बना ही रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको अपने जो ड्रग प्राइजेज हैं उनको कम करना पड़ेगा, पर अब उन्होंने उनको एक डेडलाइन दे दी है कि अगले 60 दिनों में आपको अपने प्राइजेस कम करने ही पड़ेंगे। और यही नहीं, अब से जो नए लॉन्चेस करेंगे आप, वो आपको बाकी के जो मार्केट्स में आप प्राइसिंग देते हैं वो भी आपको यूएस में ही रखनी होगी। तो एक डेडलाइन जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती हुई है, जहां पर उन्होंने 17 यूएस की दिग्गज कंपनियों को लेटर्स लिखे हैं और उसमें बताया है कि यूएस के प्राइजेस जो हैं अब आपको कम ही करने पड़ेंगे, जहां पर आप अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। देखिए कई समय से टैरिफ की तलवार पूरे फार्मा सेक्टर पर लटक ही रही है, क्योंकि आप देखिए अभी तक तो एग्जेम्पशन मिला हुआ है भारतीय कंपनियों को भी, पर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चर्चा जरूर कर रहे हैं कि कितना परसेंट वो टैरिफ लगाएंगे। उनके लेटेस्ट कमेंट में उन्होंने 200% फार्मा टैरिफ की भी बात की थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये चिंता जरूर है कि कौन सा होगा वो आखिरी रेट जिस पर ये फार्मा टैरिफ लगता हुआ दिखेगा। लेटेस्ट एक्शन की बात करें तो जो 17 कंपनीज को उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, जिसमें कि दिग्गज यूएस कंपनीज आती हैं, ऑब्वियसली वो जो कि रिसर्च और R&D में ज़्यादा रहती हैं, ब्रांडेड ड्रग ज़्यादा बनाती हैं, जैसे इलाई लिली, नोवो नॉर्डिक्स, फाइजर, ऐसी कंपनीज को उन्होंने बताया कि आप अपने प्राइजेस कम करिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपके प्राइजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से आप कम करिए, ताकि मेडिकेट का जो पूरा कॉस्ट है वो कम होता हुआ नजर आए। और अगर इंडियन फार्मा कंपनीज की भी बात करें तो देखिए वहाँ पर उनका जो एक्सपोजर है वो जेनरिक मार्केट में ज़्यादा है, ब्रांडेड ड्रग में नहीं है। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग के प्राइजेस में ऑलरेडी एक बड़ा डिफरेंशियल यानी एक बड़ा डिफरेंस होता ही है, पर अगर इस तरीके का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं तो हो सकता है कि ब्रांडेड ड्रग्स के जो प्राइजेस कम आए, जेनरिक मार्केट में उसका एक असर देखने को मिले कि लोगों के पास प्रेफरेंस अब ज़्यादा हो जाएगी कि आखिर खरीदना क्या है, ब्रांडेड ड्रग खरीदनी है या फिर जेनरिक ड्रग खरीदनी है। पर इस पूरे मामले की डिटेल्स, इस पूरे मामले के रेट्स आना बाकी हैं, पर रिएक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं कि सभी फार्मा कंपनीज में दिग्गज कंपनीज जिनका एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है, औरोबिंदो, सन, लुपिन, इन सभी में आज भारी प्रेशर है। एब्सोल्युटली सृष्टि, ये डिटेल रिसर्च हमें बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फार्मा सेक्टर पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन JSW एनर्जी ऑन द बैक ऑफ नंबर्स फोकस रेडार पर कंपनी के मार्जिन हमने देखा 54% आए वर्सेस 49%, और मुनाफे के फ्रंट पर 42% का इजाफा सालाना आधार पर। विस्तार से नतीजों पर बातचीत करने के लिए JSW एनर्जी के मैनेजमेंट, कंपनी के MD और CEO शरद महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर महेंद्र, बहुत शुक्रिया अपना समय 18 आवर्स स्वदेश को देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो Q1 स्ट्रॉन्ग सेट रेवेन्यू के फ्रंट पर, EBITDA ग्रोथ के फ्रंट पर कौन से की ड्राइवर्स थे इस परफॉर्मेंस के लिए, और मॉनसून का ऑनसेट जो है, पावर डिमांड डिक्लाइन इन जून के लिए किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं? यस, हमने देखा, आप जैसे अगर डिमांड की बात करें तो Q1 में बिल्कुल सही है, डिमांड ग्रोथ है, निगेटिव रहा है करीब 1.5% का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट दो फैक्टर्स देखने, लास्ट ईयर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ था, 11% का ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर Q1 में, तो एक हाई बेस के ऊपर ये 1.5% निगेटिव है। और ऑल्सो हमको सबको मालूम है कि इस बार अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून जून के महीने में शुरू हो गया था, जिसने भी थोड़ा पावर डिमांड को इम्पैक्ट किया। बट जहां तक हमारा परफॉर्मेंस है, उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जनरेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 73% का है। उसके तीन ड्राइवर्स हैं मेजर। एक तो है कि जो हमने मार्च के महीने में KSK महानदी का प्लांट एक्वायर किया था, टेक ओवर किया था 1800 मेगावाट का, और सेकेंड थर्मल यूनिट 350 मेगावाट का हमारा इंड भारत उत्कल का जो प्लांट था, उसकी यूनिट मार्च में कमीशन हुई थी। इन दो चीजों का हमको थर्मल जनरेशन में बहुत एडवांटेज मिला पूरे क्वार्टर में। एंड थर्डली, जो अगर देखें कि RE की जो हमारी विंड की कैपेसिटी लास्ट ईयर हमने सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन किया था, वो सारा का सारा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आया था, जब विंड सीजन खत्म हो चुका था, मेजर पीक विंड सीजन।
वो उस पूरी कैपेसिटी को ये पीक विंड सीजन जो अप्रैल एंड मई में शुरू होता है टिल अबाउट सितंबर अक्टूबर, उसका पूरा एडवांटेज हमको मिला है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है हायर जनरेशन का, अपार्ट फ्रॉम O2 पावर जो हमने एक्वायर किया है अप्रैल के महीने में। तो ये ड्राइवर्स हैं जिनसे हमारे को सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिला है जनरेशन का, और विच हैज रिजल्टेड इन द रिकॉर्ड एबिटा, रिकॉर्ड पैट एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो ऑल दीज फैक्टर्स इन्होंने हमको हेल्प किया है अपनी Q1 की परफॉर्मेंस के लिए। शरद सर गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। अगर हम आपके EBITDA मार्जिन की बात करें तो Q1 हम देखते हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और 54% के EBITDA मार्जिन आपने रिपोर्ट किए हैं सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल लेवल होंगे गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, अभी इस साल हमारा एबिटा ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर Q1 से 93% का है। और अगर हम एनालाइज करें इसको कि कैसे, मतलब कंट्रीब्यूटर्स टू दिस एबिटा ग्रोथ, जैसा मैंने अभी बोला, KSK महानदी, इंड भारत का सेकेंड यूनिट, न्यू कैपेसिटी जो हमारी लास्ट ईयर नहीं थी वो इस साल पूरे साल अवेलेबल है, और O2 पावर जो हमारे पास लास्ट ईयर नहीं था वो अवेलेबल है। तो दीज फैक्टर्स क्लियरली डिफाइन कि ये बताते हैं कि ये सस्टेनेबल लेवल्स हैं। इन टर्म्स मे नॉट बी कि हर महीने हर क्वार्टर में 93% का ग्रोथ होगा, बट हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसी के अराउंड हमारा परफॉर्मेंस रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे चलते हुए भी। इसके अलावा Q2 नॉर्मली Q1 से बेटर होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रो, पीक होता है हाइड्रो सीजन। और हमारा हाइड्रो का भी जो ग्रीनफील्ड प्लांट है कुटेहर में 240 मेगावाट का, हमको ये बताते खुशी है कि आज ही हमारी पहली यूनिट 80 मेगावाट की वो सिंक्रोनाइज हो गई है, जिसका COD होने जा रहा है, और बाकी दो यूनिट भी अगले 5 से 7 दिन के अंदर सिंक्रोनाइज होके COD हो जाएगा। तो ये 240 मेगावाट ऑफ हाइड्रो हमको इस पीक विंड सीजन, पीक मॉनसून सीजन में हमको इसका भी एडवांटेज मिलेगा Q2 में। तो ये फैक्टर्स हैं, तो हम ये है कि आई एम कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये लेवल्स, ग्रोथ लेवल सस्टेन करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। एब्सोल्युटली। अब आपके एक्विजिशंस एंड डेवलपमेंट प्लान्स की बात करते हैं। O2 पावर एंड महानदी एडिशन FY25 और Q1 FY26 के लिए तो आपने किया। अब यहाँ से क्या फर्दर कोई एक्विजिशंस की प्लानिंग है या फिर अब आप डेवलपमेंटल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, अभी हमारा मेन फोकस ये रहेगा, इतने बड़े लार्ज एक्विजिशंस हमने करे हैं इन स्पैन ऑफ एक ऑलमोस्ट 30 दिन के गैप पे, मार्च और अप्रैल में। और अभी हमारे पास इतना ऑर्डर पाइपलाइन है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का, अभी हमारा इमीडिएट फोकस है जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से देखेंगे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें रिटर्न्स आर सिक्योर्ड, रिटर्न्स आर वेरी अट्रैक्टिव, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम अपने ऑनगोइंग और प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम अपना कैपेक्स इन्वेस्ट करेंगे और इनको कंप्लीशन करेंगे। ठीक है शरद सर, अपने कॉन कॉल में आपने मेंशन किया था कि आप 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना रहे हैं कर्नाटका में। जरा बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के स्टेटस क्या अभी क्या है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे किस तरह के स्कोप आप देख रहे हैं? ये 20 मेगावाट का हमारा फ्लोटिंग सोलर है जो हमारे अपने पोर्टफोलियो में पहला फ्लोटिंग प्लांट, सोलर प्लांट हम लगा रहे हैं। ये हमारा अंडर ग्रुप कैप्टिव एंटायर पावर हम अपनी ग्रुप कंपनी JSW स्टील को सप्लाई कर रहे हैं, और हमारा इसका कमिश्निंग हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगस्त और सितंबर में ये पूरा 20 मेगावाट प्लांट कमीशन हो जाएगा और सप्लाई शुरू कर देगा। एंड दिस इज ऑन अट्रैक्टिव टैरिफ, जैसा हम हमेशा से मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा मिड टू हाई टीन IRR आर इंश्योर्ड इवन इन दिस प्रोजेक्ट विच वी आर एग्जीक्यूटिंग। इस प्रोजेक्ट में भी हमारा अपना टारगेट रिटर्न्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको JSW एनर्जी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं।
JSW एनर्जी नतीजे अच्छे रहे। मार्जिन्स के फ्रंट पर मुनाफे में हमने देखा करीब 42% का इजाफा होना ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इस वक्त शरण 518 519 के लेवल्स पर ये स्टॉक मजबूती है। दिन की शुरुआत में और ज़्यादा तेज़ी थी, थोड़े से गेंस हल्के होते हुए नजर आए हैं, लेकिन टेक्निकली इसके चार्ट्स क्या आपको स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं? मानसी जी, टेक्निकली थोड़े वीक है स्टॉक, अपने 200 डे EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। काफ़ी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, अपसाइड पे 530 540 के लेवल्स और नीचे के तरफ 500 के लेवल्स। तो मुझे लग रहा है ये 500 से 540 के और लेवल्स में ही कंसोलिडेट करेगा आने वाले समय के लिए। डिस्पाइट इतनी अच्छी कमेंट्री के बाद भी स्टॉक में आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिख रहा है। एक बार अगर स्टॉक 540 के ऊपर ट्रेड करेगा और 200 डे EMA के ऊपर, तो हम एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं जो स्टॉक को 580 600 के लेवल्स पे ले जा सकते हैं, मगर अभी के लिए कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच है। और अगर किसने डेफिनेटली पोजीशन बनाई है, 510 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए सिस्टम में। अगर 510 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करता है, एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए, फिर उसको 540 के ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे। तो चलिए, ये एक राय टेक्निकल नजरिया इस वक्त मिलता हुआ हमें JSW एनर्जी के स्टॉक पर। सिटी यूनियन बैंक को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं, और तपन आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। ऑन द बैक ऑफ गुड नंबर्स हमने शुरुआती तेजी देखी और ये तेजी अब भी कायम है। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 12-13% की बढ़त है। ग्रॉस NPAs इनके घटे हैं ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3% से 2.9%, हल्की सी कटौती, लेकिन चलिए घटे ज़रूर है ग्रॉस NPA। ऑन ऑल फ्रंट्स मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा देखने को मिला है। सिटी यूनियन बैंक और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को भी अगर आप टच बेस करना चाहिए, आपका फंडामेंटल टेक देना चाहें, बताइए। मानसी जी, ऑफ कोर्स सिटी यूनियन बैंक ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। आप देखिए ना तो हर एक मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट है, और उनका गाइडेंस भी है कि आगे जाके ना वो ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, और आगे जाके MSME लोन और होलसेल पे फोकस करना चाहिए। वहां थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां शायद NPA ना बढ़ जाए, लेकिन अगर आगे जाके भी वो कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो 2.99% NPA आ गया, जो लोवेस्ट है उनके 5 क्वार्टर्स का। और ऑपरेटिंग इनकम भी अच्छी खासी ग्रो है, मार्जिन भी वो काम कर रहे हैं, और यहाँ से ये स्टॉक है ना वैल्यूएशन वाइज भी काफी नीचे था, और अभी थोड़ी रिकवरी भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक है, अगर किसी के पास है प्लीज होल्ड करके रखे। इवन ये PSU बैंक, सभी PSU बैंक देखिए कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सो ओवरऑल PSU बैंक में भी मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक ये हमें अभी थोड़ा दिख रहा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो हुआ है और हमने जिस तरह से NPA डाउनफॉल देखा है, आई थिंक ये सब कुछ बेनिफिट हो रहा है PSU बैंक्स के लिए। तो ऑफ कोर्स PSU बैंक ओवरऑल आई एम ओके। इवन सिटी यूनियन बैंक अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए, आई थिंक यहाँ से आगे बढ़ सकता है। सिटी यूनियन बैंक अगर है तो उसको आप होल्ड करके रखिए। PNB हाउसिंग एक बार जरा फिर से आप लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि गिरावट उसकी बढ़ गई है। 10% का जो सर्किट लगा वो सर्किट खुला, और अब जो गिरावट है करीब करीब 15-16% के आसपास की है। तो गिरीश कोसगी साहब के जाने का इतना गम निवेशकों को, 16%, ये बात सही है कि नहीं? उनके दौर में हमने अच्छी ग्रोथ देखी कंपनी की, लेकिन ये थोड़ा सा ना ओवर रिएक्शन हम पहले भी कह रहे थे। एक बार जरा फिर से इसका ना आज का चार्ट लेके आइए, 6 महीने का नहीं, आज का दिखाइए। 16% नीचे ये शेयर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तपन जी, मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली अगर किसी को थोड़ा लंबा सोचना हो ना, तो ये बाइंग का मौका है। ऐसा नहीं कि बिजनेस कोई खराब होने जा रहा हो यहाँ से PNB हाउसिंग का। मैं 100% एग्री करता हूँ अभिषेक जी। मुझे भी सरप्राइज है कि 16% कैसे गिर गया स्टॉक। ऑफ कोर्स उनका रेजिग्नेशन होगा या जो भी हो, लेकिन उनके जाने का आई थिंक बैकअप प्लान होगा, और आगे जाके आई थिंक क्योंकि मैनेजमेंट सेट है, उनका गाइडेंस भी सेट है, और पूरी मैनेजमेंट उस पर काम करे, तो और मैं PNB हाउसिंग को भी ट्रैक करता हूँ, अच्छे खासे रिजल्ट भी दे रहे। तो मेरे हिसाब से मैं भी एग्री करता हूँ कि ये 16% और यहाँ से भी नीचे है, तो एक तरह से बाय ऑन डिप्स ये रहेगा स्टॉक। और हाउसिंग फाइनेंस ओवरऑल अच्छा रिजल्ट भी दे रही है, और आगे जाके भी आप देखें तो इनका ऑलमोस्ट कह सकते कि 16% से AUM ग्रोथ होने वाला है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.64% वो मेंटेन करने वाला है, जो बहुत अच्छा होता है किसी भी NBFC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस तो ऑफ कोर्स एक ट्रेंड है, और आगे जाके सरकार भी फोकस करिए। तो मेरे हिसाब से यस, आई डू एग्री, ये मौका आ रहा है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे आगे जाके मैनेजमेंट का इस पे व्यू आएगा, और कोई नया मैनेजमेंट CEO आएगा, लेकिन आई थिंक थिंग्स आर ओके फ्रॉम हियर इफ एवरीथिंग टेकन केयर बाय मैनेजमेंट।
ठीक है, 828 रुपये 16% ये शेयर नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन नतीजे अच्छे आए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि शेयर ये गिर रहा है। प्रॉफिट में तो करीब 20-25% के ग्रोथ के फिगर आए थे। रेवेन्यू मार्केट, अगर हम एसयूवी में बात करें तो रेवेन्यू मार्केट शेयर 23% से बढ़ के 27%। ट्रैक्टर के अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 45%। सब कुछ ठीक था, लेकिन एमएनएम में कमजोरी बढ़ रही है। अब ये 3100 रुपये के आसपास शेयर धीरे धीरे आ गया है। शरण जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या टेस्ला की एंट्री से थोड़े परेशान है क्या निवेशक? अभिषेक जी, टेस्ला की गाड़ी 60 लाख प्लस के रेंज में आई है, तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट डेफिनेटली थोड़ा मार्केट वीक है, स्टॉक मार्केट के साथ ही चलता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बाय ऑन डिप स्टॉक्स है, आपको कोई भी लेवल पे मिले आपको लेना चाहिए। 3000 2800 भी आ जावे तो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। अगर जिसमें लॉन्ग टर्म का है थिंकिंग, ये स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार अगर 3300 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तो आपको बहुत ही फास्ट मूव 3500 और 3700 के देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। फंडामेंटल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसे मैं आपको उस दिन भी बोला था, अब रास्ते पे उतरो तो इनकी ही गाड़ियाँ दिखती है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा है। बने रहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के रखिए, स्टॉक में लॉन्ग टर्म सोचिए। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके पोजीशन से तो इंटैक्ट रखे, लंबी अवधि का नजरिया इन स्टॉक्स में बनाकर चलना चाहिए। बाजार में हम देख रहे हैं उठा पटक और लगातार दूसरा सेशन, जबकि बाजार जो है बिकवाली का दबाव झेल रहा है। 24,700 के भी नीचे फिसलता हुआ अब 24,687 के स्तर पर निफ्टी 80 अंकों की बिकवाली दिखा रहा है। शरण, तपन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़े।